हेलो बियर लवर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं द विलन ये ब्रोकन एंजल शियान वन फैन फिक्शन के सीजन 1 के नेक्स्ट पार्ट को सुनाने जा रही हूँ। और जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कृष्णा देवन मलिक की रियल लव स्टोरी द विलन ये ब्रोकन एंजल शियान वन फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी ने खाना बनाया था और उस खाने को विभूषण ने जानबूझकर खाया था। वांगजी ने मना भी किया था, फिर भी खा लिया था। इसका कारण था विभूषण को खाना बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरा वांगजी ने पहली बार खाना बनाया था, वो भी उसके लिए। इसलिए जैसा भी बनाया हो वांगजी ने, वांगजी के हाथ का पहला खाना तो उसे ही खाना था। लेकिन इतना बढ़िया खाना था कि खाने के बाद ही तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था वांगजी ने किचन में जाकर चिकन नहीं बनाया था, किसी लेबोरेटरी में जाकर जहर बना के ले आया था। विभूषण ने वांगजी को कहा था विभूषण वांगजी को खाना बनाना सिखा देगा। और ऐसे ही एक दिन जब विभूषण खाना बना रहा था और वांगजी खाना बनाना सीख रहा था, तब मैडम जी का मैसेज आया और फिर इस बात को लेकर वांगजी जेलस होकर विभूषण के फोन को तोड़ दिया। लेकिन विभूषण ने वांगजी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि विभूषण एक पक्का वाला जुड़ू का गुलाम बन रहा था। एक दिन मिस्टर वे ने विभूषण को फोन करके डांट रहे थे। वांगजी भी सुन रहा था, क्योंकि फोन लाउड स्पीकर में ही रखा हुआ था। मिस्टर वे गुस्से में थे, क्योंकि विभूषण ने सच में प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स लौटा दिया था। वांगजी को तो बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था तब उसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद से विभूषण ने अपने मॉम डैड के पास जाना भी छोड़ दिया था। बस मिस्टर वे से ही कभी कभी कॉल पर बात कर लिया करता था। नए घर में आने के बाद यहाँ लंच किचन भी एक बार आकर गए थे। उस दिन वांगजी का बर्थडे था और अपने भाई को इतना खुश देखकर लंच किचन भी खुश हो गए थे। बस एक दिन ही रुके थे उनके पास, वापस घर चले नहीं गए थे। बाकी के 3 दिन लंच किचन अपने नए नए बने हुए दोस्त जियांग चैंग के घर में जाकर रुके थे। लंच किचन के जाने के दूसरे दिन ही विभूषण ने कुछ प्लान बनाया था और उस रात को अपने जंगल वाले घर के पीछे जंगल में ले गया था वांगजी को। वांगजी ने देखा जंगल के बीच में से जो रास्ता है उसमें लाइटिंग किया गया है और ये लाइटिंग जंगल के बीच जाकर रुकती है। वांगजी ने देखा वहाँ एक तंबू लगा हुआ है और उस जगह को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहाँ आने के बाद दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं और वांगजी फिर देखता है विभूषण अपने बैग से कुछ कैमरा निकालता है। उसके बाद वहाँ कुछ पेड़ों पर कैमरास लगाता है और उसके बाद तंबू के अंदर भी लगा देता है। वांगजी ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो, कैमरा क्यों लगा रहे हो? विभूषण ने कहा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो तंबू के अंदर चलते हैं। लेकिन वांगजी ने मना कर दिया और बोला, पहले बताओ नहीं तो नहीं जाऊंगा। शिया ने कहा, मुझे लगता है यहाँ इस जंगल में भूत रहते हैं, मुझे देखना है। मैंने सुना है कैमरे के लेंस में भूत पकड़े जाते हैं। कैमरे के सामने से अगर भूत गुजरे तो भूतों की तस्वीर तो देख ही सकते हैं हम। ये सुना ही था। वांगजी विभूषण के गोद में चल जाता है और बोलता है, बहुत बुरे हो तुम, अच्छे से पता है तुम्हें, मुझे डर लगता है, फिर भी मुझे डरा रहे हो। विभूषण ने कहा, मैं कहाँ डरा रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। वांगजी ने कहा, तंबू के अंदर चलो, मुझे बाहर नहीं रहना। लेकिन विभूषण वांगजी को तंबू के अंदर नहीं ले जाता है। बाहर जहाँ बैठकर खाना खा रहा था वही लेटा देता है और अपनी कब्र को खोलने लगता है। वांगजी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैमरास लगे हुए हैं, मत करो प्लीज। लेकिन विभूषण मानने वालों में से तो नहीं था, खुद भी नैकेड हुआ और वांगजी को वो कर दिया। लेकिन विभूषण आगे कुछ कर पाता, वांगजी अपने जंगल वाले घर की ओर भागा। विभूषण भी वांगजी के पीछे भागा, लेकिन कब तक वांगजी भागता, विभूषण से दूर। वांगजी को पकड़ लिया विभूषण ने और अपने कंधे पर उठाकर उस तंबू के अंदर ले गया और पूरी रात दोनों तंबू के अंदर ही बिताया। आज दोनों रात भर जगे और एक दूसरे को बहुत प्यार किया। पहले पहले तो वांगजी डरा हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही सब ठीक हो गया। दूसरे दिन जब दोनों लौटे, उसके बाद विभूषण किचन में चिकन बना रहा था और वांगजी आज मस्ती के मूड में था। विभूषण को बहुत तंग कर रहा था। पहले पहले विभूषण रिएक्शन दे रहा था, लेकिन बाद में विभूषण चुप कर गया और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वांगजी अभी विभूषण को सीरियस करने की कोशिश कर रहा था। विभूषण ने कहा, वांगजी ये सीरियस करना ना तुम्हारे बस का नहीं है। वांगजी का तो मुंह ही बन गया। वांगजी ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, जब मेरा मन करता है तो अब तुम कुछ भी नहीं करते मेरे साथ। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, तुम होके मुझे इग्नोर करके खाना बनाए जा रहे हो। जा रहा हूँ मैं, अब आना तुम मुझे बनाने, देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। बोलकर गुस्से में घर छोड़कर पीछे के दरवाजे से रिवर के साइड जाकर बैठ गया। विभूषण ने टाइम देखा, 3 बज गए हैं और भूख भी बहुत जोर का लगी है, इसलिए बेचारा जल्दी जल्दी खाना बना रहा था। नहीं तो विभूषण और ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वांगजी अब बैठे बैठे बोर हो रहा था तो ग्रास के ऊपर ले गया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके कुछ देर बाद ही वांगजी के कानों में हिस की आवाज आई। वांगजी ने अपनी आंखों को खोला और देखा, वाह क्या बात है, वांगजी के सर के ऊपर एक स्नेक बैठा हुआ है और वांगजी को ही तारे जा रहा है। वांगजी ने देखा और फिर से अपनी आंखों को बंद करके सो गया। फिर 2 सेकंड बाद ही वांगजी को याद आया उसने क्या देखा है। उसके बाद नागराज हिस करके वांगजी को किस दे देता। वांगजी बाहर से उठकर सीधा नागराज के ऊपर से छलांग मार के 1 मिनट में भागकर सीधा घर के अंदर घुसा और विभूषण कुछ समझ पाता विभूषण के गोद में चढ़ गया। विभूषण हिल चुका था, टेबल पर हाथ टिका के खुद को बैलेंस कर रहा था। विभूषण भी घबरा गया था वांगजी को डरते हुए देखकर। विभूषण ने पूछा, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? वांगजी ने कहा, शियान वह सांप है, मेरे सर के ऊपर बैठा था, मुझे काट लेता अभी, इसलिए मैं भाग गया। शियान तुम जाकर भगा दो ना उसे। शिया ने कहा, जरूरत नहीं है, अब तक चला गया होगा। लेकिन वांगजी कहाँ मानने वाला में से था, तो फिर विभूषण चला गया देखने। और जब लौट के आया विभूषण, तब वांगजी ने पूछा, क्या अभी भी वहाँ है, क्या मेरा इंतजार कर रहा है? विभूषण ने कहा, सही कहा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, जाओ तुम, तुम्हें बुला रहा है। मुझे बोला जाओ और वांगजी को बुला दो, हमारा किस अधूरा रह गया है, जब तक मैं वांगजी को किस नहीं करूंगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, जाओ और वांगजी को बुला लाओ। वांगजी को पता चल रहा था शियान अभी उसका टांग खिंचाई कर रहा है। वांगजी ने कहा, तुम बहुत बुरे हो,
मुझे परेशान करना बंद करो, मैं सच में डर गया था, अगर काट लेता तो मैं मर जाता ना। विभूषण को मर जाने बात अच्छा नहीं लगा, इसलिए विभूषण आगे बढ़कर वांग जी को किस करने लगा और फिर दोनों शुरू हो गए, इंटू पिंटू करने में बिजी हो गए। एक बात तो अच्छा ही हुआ शियान के लिए, वांग जी को मनाना नहीं पड़ा। विभूषण हर टाइम रेडी ही रहता था। जब जंगल वाले घर में रहता था तब घर के अंदर जितना टाइम रहता था वो बस एक टॉवल पहनकर ही घूमता था, और अब जब शीजे के घर के पीछे वाले घर में शिफ्ट हो गया है तो वो अपना मन मार के बस एक पैंट पहनकर ही घूमता है। बस नीचे का माला ही ढका हुआ रहता है, लेकिन ऊपर का माला हमेशा ही खाली ही रहता है। पता नहीं कब बदन की आग जल जाए और इमरजेंसी पड़ जाए, फिर कौन कपड़े उतारने में समय गवाए। इस हादसे को हो जाने के बाद भी वांग जी कभी कभी रिवर के साइड जाकर बैठता तो था, लेकिन कभी भी फिर लेटता नहीं था। लेकिन एक दिन वांग जी ने वहाँ ऐसा कुछ देखा जो वांग जी को अंदर तक डरा दिया। विभूषण आज जल्दी ऑफिस से आने वाला था, वे दोनों एक साथ शॉपिंग पे जाने वाले थे, लेकिन जब विभूषण घर लौटा तब घर में वांग जी नहीं था। विभूषण ने देखा पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए विभूषण पीछे के दरवाजे से होकर रिवर साइड चला गया और देखा वांग जी सोया हुआ है। विभूषण जब पास गया तो देखा वांग जी बेहोश है, और तभी विभूषण को एक बदबू आई। विभूषण ने देखा और विभूषण को पता चला वांग जी क्यों बेहोश है। विभूषण ने जल्दी से वांग जी को गोद में उठा लिया और अपने रूम में लाकर डॉक्टर को कॉल लगाया। कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने आकर चेक किया और बोला बुखार जब तक नहीं उतरेगा वांग जी को होश नहीं आएगा। सीजे और उनके बच्चे आ गए थे। सीजे बच्चे को स्कूल से लेने गई थी, आकर देखा विभूषण के घर से डॉक्टर को निकलते हुए, तो सीजे ने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है। डॉक्टर ने भी बता दिया। याली जब विभूषण के घर गई तो विभूषण ने याली को कहा सीजे आप वांग जी के पास बैठिए, मैं आता हूँ। फिर कपड़े उतार के रिवर के साइड चला गया जहाँ अभी एक लाश थी, जिस लाश का सर नहीं था बस बॉडी था। लाश एक 7 साल का बच्चे का था। ये बहुत ही ज्यादा डरावना मंजर था। विभूषण को इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, किसने मारा होगा इतने छोटे से बच्चे को। विभूषण का मूड बहुत खराब हो गया था। ये देखकर उसका वांग जी जो डर गया था, विभूषण ने एक लकड़ी की मदद से लाश को फिर से नदी में बहा दिया। अभी विभूषण जिस गांव में रह रहा है वहाँ लड़कियां क्या लड़के भी सेफ नहीं है। एक बार यहाँ लास्ट बस से एक 12 साल का लड़का इस गांव में आ गया था भूल से। दूसरे दिन किसी के खेत में उस लड़के का लाश मिला था। उसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर गलत किया था और वो 12 साल का बच्चा ये सब सह नहीं पाया था और वहीं पर मारा गया था। इस गांव में एक बार कुछ डांस ग्रुप आए थे परफॉर्म करने के लिए। दूसरे दिन जब सब जा रहे थे एक लड़की मिसिंग थी। उस लड़की के साथ भी यहाँ ऐसा ही हुआ था। बड़े तो बड़े बच्चे भी कम नहीं है। यहाँ 8 क्लास की एक लड़की के साथ उसके ही एक सहपाठी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गलत किया और उसका सर काट के रिवर के पानी में और बॉडी को एक बोरे में भरकर नाली में फेंक दिया था। लड़की का बस इतना कसूर था, लड़का बहुत दिन से उसे प्रपोज कर रहा है और ये लड़की मना कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण था, वो लड़का किसी और कास्ट का है और वो लड़की नहीं चाहती थी इस वजह से उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, और वैसे भी लड़की को लड़का पसंद नहीं था। ये सबसे बड़ी बात थी। यहाँ के लोग छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, इसलिए विभूषण वांग जी को लेकर परेशान रहता है और उसमें रहते टाइम कॉल कर करके वांग जी का हालचाल लेता रहता है। एक दिन ऐसे ही एक लड़की आ गई थी लास्ट क्लास में। उस दिन जिन जिशन और विभूषण ने उस लड़की को जाकर थाने में छोड़कर आए थे। बच गई थी वो लड़की अब प्रिजन में। आधी रात को जब वांग जी ने अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने विभूषण बैठा हुआ है और वांग जी का सर पर पट्टी कर रहा है। होश में आने के बाद वांग जी को उस सर कटे बच्चे की याद आ गई और वांग जी रोने लगा। विभूषण को हक करके वांग जी ने कहा अब से मैं रिवर साइड में बिल्कुल अकेला नहीं जाऊंगा, बहुत बुरा था वो सब कुछ। विभूषण ने कहा वांग जी आदत डाल लो, रिवर साइड में ये सब देखने को मिलेगा तुम्हें। नदी के पानी में बहुत कुछ आता जाता रहता है। विभूषण ने उस रात वांग जी को बहुत मुश्किल से संभाला था। आधी रात को लैंस शीटन को कॉल करके सब बताया और पूरी रात लैंस शीटन कॉल पर इन दोनों से ही बात किया। सुबह के टाइम जब वांग जी सो गया उसके बाद लैंस शीटन ने कहा विभूषण से शियान तुम एक काम करो, वांग जी को लेकर कहीं बाहर हो आओ। विभूषण ने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। अब नेक्स्ट डे ही विभूषण वांग जी को लेकर घूमने निकल गया। दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, हर महीने कहीं न कहीं घूमने जाते थे। इस बार वांग जी और शियान जब घूम घूम के घर लौट रहे थे तब वांग जी ने कहा शियान बस एक दिन के लिए लेकर चलो ना, मुझे बाबा और काका से मिलना है। विभूषण चीखते हुए बोला वांग जी बेबी पहले बोलते तो मेरे होने वाले ससुराल में ही ले जाता तुम्हें। देखो मैंने बहुत छुट्टियां कर लिया है, मुझे अब काम भी करना है। तुम तो कहीं से भी ऑनलाइन अपना काम कर लोगे, लेकिन मेरा तो ऑफिस है ना और ऑफिस में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वांग जी ने कहा प्लीज ना लेकर चलो ना, बस एक दिन के लिए। विभूषण भी पिघल गया और बोला ठीक है बस और एक दिन, उसके बाद हम घर लौटेंगे और उसके बाद स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर क्या ससुर जी की लाठी और विभूषण का बम बम। वांग जी के साथ रहते रहते शियान बहुत ज्यादा ही शरारती बनता जा रहा था। अरे भाई पीछे डंडा लेते हुए ये किसे देख लिया शियान ने। सामने ही जियन चंग खड़ा था। लैन शीटन ने फिर से बात को संभाल लिया, लेकिन अब शियान को कौन संभालेगा। लैन शीटन के चले जाते ही शियान ने अपने मुंह खोला और बोला आप यहाँ आए किस लिए। जियान चंग ने कहा शीचन ने बुलाया इसलिए। ये फंस गया शीचन। शीचन ने कहा वो वांग जी ने बताया तुम दोनों आ रहे हो, इसलिए मैंने जियन चंग को भी बुला लिया था। वो यहीं पर आया था किसी काम से, इसलिए बुलाने पर आ भी गया। शियान तो अब खुश हो गया क्योंकि आज रात फिर दारू पार्टी पकी दोनों भाई की। लैन शीचन किचन में जाते हैं और पीछे पीछे जियान चंग भी चला जाता है काम में मदद करने। वांग जी ने देखा शियान स्माइल कर रहा है। वांग जी ने पूछा इस मुस्कुराते हुए चेहरे का राज क्या है। शियान ने कहा ऑफ कोर्स मेरा भाई, उन्होंने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज जो दे दिया। वांग जी ने अपनी छोटी आंखों को और छोटी करते हुए बोला कुछ तो गड़बड़ है शियान। शियान ने कहा क्या। वांग जी ने कहा शियान भाई को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने कॉल करके नहीं बताया था इस बार और ऐसे ही आ गया था। शियान ने कहा ओके तो क्या। वांग जी ने शियान को अजीब नजरों से देखा और बोला तो क्या
तो क्या मतलब? हमने झूठ बोला, मैंने कॉल नहीं किया था। इसका मतलब चैंगा हमारे लिए यहाँ नहीं आए थे, ओनली मेरे भाई के लिए ही यहाँ आए थे, वो भी पहले से। समझे भुंदुमल, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। लेकिन कुछ भी हो, उस रात चारों ने बहुत मजा किया। विभूषण इस बार जब घूमने आया था तो अपना गिटार भी साथ लाया था। जहाँ घूमने गया था वहाँ घूमते घूमते गिटार भी बजाया था और वांगजी ने वीडियो भी बनाया था। रात को शीशा ने शियान से कहा, शियान मैंने तुम्हारे भाई के मुंह से सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो और स्पेशली वांगी के लिए भी गाना गाते हो। वांगी को अचानक शियान का वो वाला गाना याद आ गया, जादू तेरी नजर, ये वाला गाना। और शियान के मन में चल रहा था, मेरे भाई ने क्या सब कुछ बोल कर रखा है शीचनगा को, इनको तो अब मेरे बारे में सब कुछ पता है। शीचा ने कहा विभूषण से, वांगी के लिए एक गाना सुनाओ ना। फिर विभूषण ने वांगी को सेंटर में बिठाया और गाना शुरू कर दिया गिटार बजाकर। वांगी, जब मेरे दिल ने मुझे बताया था, मेरे दिल में आकर अब तुम रहने लगे हो, उस दिन ये गाना ही था जो मैं गुनगुना रहा था। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाता वो खिड़की में आया नजर। मासूम चेहरा नीचे निगाहें, भोला सा लड़का भोला दाए, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर के में फेरे, हंसने लगे हैं अब भाई मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है। जिसे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते पे है उसका घर। लड़का है जैसे कोई पहेली, कल जो मिला मुझको उसकी सहेली। मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ई को दिखाया जाता है। ई अपने पूरे क्लास में 4th रैंक पर आई थी और ये बहुत बड़ी बात थी। ई ना ही कोई कोचिंग क्लासेस लेती थी और ना ही ई के सर के ऊपर किसी बड़े का हाथ था। जिसका हाथ था आज वो भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ई ने आज खुद को साबित किया है। आज शायद ई का भाई वांगशीजुन ई पर गर्व महसूस कर रहा होगा। ई अभी 9th स्टैंडर्ड में आ गया है। आज सारे 9th क्लास के बच्चों को सरकार की ओर से एक साइकिल गिफ्ट में दिया जा रहा है। जब ई को देने की बात आई, ई ने अपने हेड सर से चुपके से कहा, सर क्या मुझे लेडीज साइकिल मिल सकता है, मुझे जेंट्स साइकिल नहीं चाहिए। फिर हेड सर के कुछ पूछने से पहले ही इन्हें अपनी बात को रख दिया। असल में सर, लेडीज साइकिल के हैंडल में एक बास्केट होता है जिसमें मैं मेरे सामानों को रख सकता हूँ, लेकिन जेंट्स साइकिल में कोई बास्केट नहीं है और ये देखने में भी अच्छा नहीं है। प्लीज सर मान जाइए ना, लेडीज साइकिल ही मुझे पसंद है। हेड सर के पसंदीदा स्टूडेंट में से एक था ई, इसलिए ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। मान गए हेड सर और ई को एक लेडीज साइकिल ही मिल गया। आज ई बहुत खुश हो गया था। ई सबसे पहले विभूषण को ही ये साइकिल दिखाना चाहता था। ई विभूषण के ऑफिस के सामने गया भी, लेकिन विभूषण के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और लौट गया। ई रात को अपने छोटे से कमरे में साइकिल को एक साइड पर रखकर सो गया। आज ई को अच्छा नींद आया। ई को ऐसा महसूस हो रहा था भाई के जाने के बाद से जो अकेलापन उसे खा रहा था, आज शायद वो अकेलापन थोड़ा सा तो गायब हो ही गया है। उसके साथ उसके कमरे में बहुत दिनों बाद कोई तो साथ है। साइकिल नहीं, ई को देखकर लग रहा था ई को 2 जोड़ी पंख मिल गया है, जिसे पाकर ई अभी उड़ रहा है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दो आसमान और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं।
ये अभी अपने स्कूल के 3rd स्टैंडर्ड के 5 बच्चों को पढ़ाता है। हर स्टूडेंट 500 रुपए करके देता है और टोटल होते हैं 2500 रुपए। इसमें से 1000 रुपए ई को घर के मालिक को देना पड़ता है, बाकी 1500 रुपए वो अपने लिए रख लेता है। ये अभी इन पैसों से ही अपना गुजारा कर लेता है। ये अभी जब शाम को बच्चों को पढ़ाने निकलता है, ठीक 4:30 बजे ई के साइकिल का चेन गिर जाता है और ई पूरा आधे घंटे लगा देता है इस साइकिल के चेन को ठीक करने में। माजरा क्या है बताती हूँ। असल में ये रोज 4:30 बजे विभूषण के शॉप के सामने आ जाता है विभूषण को देखने के लिए। विभूषण के ऑफिस के सामने आते ही अपने साइकिल के चेन को खुद ही गिरा देता है और फिर वहां बैठ के अपनी चेन ठीक करने लग जाता है। आधे घंटे में एक बार तो उसे विभूषण दिखाई दे ही देता है। आधे घंटे बीत जाते हैं ऐसे ही। कभी कभी राधा को कृष्णा का दर्शन हो ही जाता है, मतलब विभूषण नीचे अपने शॉप में आ ही जाता है उस टाइम, और ई जी भर के देख लेता है अपने बे काका को। ऐसे ही चल रहा था और ये सभी बातें श्वेंग नोटिस कर रहा था और शाओ शिनचैन को भी बोल रहा था। लेकिन शाओ शिनचैन हमेशा ही इस बात को इग्नोर कर देता था। कोई कुछ भी करे उसे क्या ही जाता है। ऐसे ही एक दिन विभूषण ऑफिस के ऊपर से नीचे आता है अपने शॉप पर और श्वेंग से बात करने लगता है। श्वेंग, आज रात 2 बजे माल डिलीवरी होने वाला है यहाँ, तो गोडाउन का चाबी अपने पास ही रखना, शायद मैं लेट हो जाऊँ आने में। विभूषण ने देखा उसके बातों पर श्वेंग का कोई ध्यान नहीं है। अभी श्वेंग जहाँ देख रहा है विभूषण भी उस तरफ देखा तो विभूषण को ई दिखाई दिया। विभूषण ने एक चुटकी बजाई और श्वेंग को होश में लाया और बोला, क्या देख रहा है? श्वेंग ने कहा, आपके माल को। विभूषण हैरानी वाली आवाज से पूछा, माल मतलब? श्वेंग ने कहा, ई को देख रहा हूँ बॉस। श्वेंग को ये बात अच्छा नहीं लगा। श्वेंग ने कहा, श्वेंग अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो काट दूंगा। तुम ई को किस तरह से बुला रहे हो? श्वेंग ने कहा, बॉस सॉरी, बट ये बात 16 आना सही है। ये जो ई है ना, ये आपको लाइक करता है। मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो शाओ शिनचैन को पूछ लीजिए। बात तो सही है। शाओ शिनचैन ने भी फिर बताया, ई यहाँ रोज आता है, आपको देखता है और ई के सारी हरकतों के बारे में भी बता दिया। सुनते ही विभूषण को गुस्सा आ गया। विभूषण ने पूछा, क्या ई को पता है मैं एंगेज हूँ? श्वेंग ने कहा, सबको पता है, ई को भी पता ही होगा। विभूषण को ई के ऊपर अब थोड़ा सा तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन दिखाया नहीं। सीधा रास्ते के उस पार जाकर ई के पास खड़ा हो गया। ई ने पहले ही देख लिया था विभूषण को आते हुए और जल्दी जल्दी चेन ठीक करने लगा था। अभी भागना जो था उसे, लेकिन विभूषण जितना पास आ रहा था ई उतना डर रहा था। ई के हाथ कांप रहे थे और ई अपने साइकिल के चेन को ठीक नहीं कर पा रहा था। विभूषण आकर ई के साइकिल के चेन को 1 मिनट में ठीक कर दिया और बोला, अभी ऐसे टाइम पास मत करो, ये आधे घंटे अपने दूसरे कामों में लगाओ और आगे से यहाँ आकर अगर तुम्हारे साइकिल की चेन गिर जाती है तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी कीमती 30 मिनट्स बचा लूंगा। ई अपने दिमाग से ये सभी फालतू की बातों को साइड करो और अपने पढ़ाई पर फोकस करो, बोलकर विभूषण चला गया पानी पूरी खाने। ई का दिल और एक बार तोड़ के। अब दूसरे दिन जब ई यहाँ से गुजर रहा था उसी टाइम पर आज चेन तो नहीं गिरा, लेकिन ई थोड़े टाइम के लिए रुक गया वहाँ, और जब ई ने विभूषण को एक बार देख लिया तो फिर से भाग गया वहाँ से। ई सोचने लगा कैसे विभूषण को रोज रोज देख पाए वो। अभी तो साइकिल का चेन गिरने वाला नाटक भी वो नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ा जो गया था रंगे हाथों। फिर उसे एक आइडिया आया और ई ने अपने सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास जाकर 100 रुपीज़ करके मांग लिया और जब 500 रुपये हो गए, अब दूसरे दिन ई सीधा विभूषण के शॉप पर चला जाता है और जाकर ई ने श्वेंग से कहा, श्वेंग भैया मुझे एक फ़ोन चाहिए, खरीदना है मुझे। श्वेंग हैरान तो हो गया था लेकिन दिखाया नहीं था। श्वेंग ने पूछा, कितना प्राइस में फ़ोन चाहिए? ई ने कहा, 500 रुपये में। क्या? निकल गया श्वेंग के मुंह। श्वेंग ई का मजाक उड़ाता शाओ शिनचैन ने रोक लिया और इशारे से चुप करने को बोला। शाओ शिनचैन को पता था ई गरीब है, ई के पास ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं। शाओ शिनचैन ने पूछा ई से, ई तुम्हें फ़ोन किस लिए चाहिए? ई चालाक थी, फटक से जवाब दे दिया, जो बात सही भी थी। स्कूल में कहा गया था बैंक के अकाउंट खोलने के लिए और उसके लिए फ़ोन नंबर भी होना ज़रूरी है। सरकार हर बच्चों के अकाउंट में हर महीना पैसा भेजेगा। ई ने कहा, इसलिए चाहिए मुझे। शाओ शिनचैन ने श्वेंग को चूटी काटा और दांत पीसते हुए बोला, बॉस को बुला कर लाओ जाओ। अभी शाओ शिनचैन बोल रहा था अपने मन में श्वेंग को गाली देते हुए, देखा इसे सच में ज़रूरत है एक फ़ोन की, अपने दिमाग से घटिया बातें बाहर निकालो। श्वेंग वहाँ से चला गया मुंह फुलाकर और शियान को बुलाकर लाया। विभूषण ने आकर एक छोटा सा कीपैड फ़ोन बाहर निकाला और उसमें एक सिम कार्ड को चालू करके लगा दिया और बोला, जितना दे रहा है उतना ही ले लो, बोलकर वहाँ से चला गया। विभूषण जितना टाइम नीचे ई के सामने था एक बार भी ई की तरफ नहीं देखा था आंख उठाकर और ना ही बात किया था ई के साथ। विभूषण चला गया। ई तो खुश हो गया था फोन को पकड़, लेकिन ई की खुशी में आखिर में आग लगा ही डाला श्वेंग ने। श्वेंग ने कहा, ई जी आप तो लकी निकले, 1500 रुपये का फ़ोन और 300 रुपये का सिम कार्ड, टोटल हुए 1800 रुपये, मतलब 1300 रुपये बच गए तुम्हारे। क्या बात है, बोलकर श्वेंग अपने दांत को फाड़ने लगा। श्वेंग तो हंस रहा था लेकिन ई की आंखों में आंसू आ गए थे। ई को किसी की भीख नहीं चाहिए। ई ने अपने आंसू को संभालते हुए फोन को वापस काउंटर पर रखते हुए कहा, श्वेंग भैया आप आपके बॉस को बोल दीजिएगा मैं हर महीने 80 रुपये करके आपके पास जमा करके जाऊंगा, तब तक ये फ़ोन आप अपने पास ही रखिए, जब तक ना मैं पूरा पैसा दे दूं तब तक प्लीज़ आप मेरे फ़ोन को अपने पास ही रखिए। बोलकर ई वहाँ से जाने लगता है अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते। शाओ शिनचैन ने कहा, ई बॉस नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर तुमने ये नहीं लिया। ई रुक गया और बोला, भैया मुझे मालूम नहीं था इसका प्राइस कितना है, अगर मालूम होता तो पहले ही मना कर देता, बोलकर फिर से जाने लगता है। ये अब श्वेंग को डर लग रहा था विभूषण को अगर सारी बात पता चल गया
तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। श्रेयांक भाग कर गया और ई को रोका। श्रेयांक ने कहा, देखो ये फोन को लेकर जाओ साथ में, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद जैसे बोला है वैसे ही करना, हर महीने पैसा देकर जाना। फिर और एक बात बोला जो सुनकर ई मान ही गया। श्रेयांक ने कहा, अगर तुम नहीं लोगे तो विभूषण को बुरा लगेगा और उसका दिल टूट जाएगा। फिर क्या, दिल टूटने वाली बात सुनते ही ई राजी हो गई और फोन को लेकर वहां से चली गई और फिर से बोलकर गया, मैं हर महीने 500 रुपए करके जरूर दे जाऊंगा। इसके बाद ई को बहाना मिल गया था और अपने फोन को लेकर रोज रोज विभूषण की शॉप में हाजिरा लगाने लगा था। सबको ऐसा दिखाता था फोन के बारे में कुछ पूछने आया है। जब विभूषण को आते हुए देखता था तब भाग जाता था। ऐसे करके दिन गुजारने लगे थे। सब अपने अपने लाइफ में अपने अपने तरीके से खुश थे। हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ई अभी बहुत परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो घर का खर्चा कैसे चलाए और इसमें से 500 रुपए वो कैसे दे विभूषण को। ई को लगा ये फोन उसे वापस कर देना चाहिए और जब पैसा समेट पाए तो इस फोन को जाकर लेकर आ जाएगा वो। ऐसे कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहिए बिना पैसे देकर। किसी भी चीज को ऐसे ले लेना अच्छी बात नहीं है। ये आदत बड़ी खराब होती है। अगर एक बार ये आदत लग गई तो फिर उधारी का पहाड़ सर पर लेकर चलना पड़ेगा और ये बिल्कुल ये नहीं चाहता। ई एक बार का खाना खाकर भी रह लेगा लेकिन किसी की उधारी नहीं लेगा। ई को इतना तो पता है चद्दर जितना होता है उतना ही पैरों को फैलाना चाहिए। इसलिए ई विभूषण के शॉप पर चला गया। ई को जब आते हुए देखा शाओ शिनचैन और श्रेयांक ने तो उनको लगा ई फिर से आई है अपनी ड्यूटी बजाने, मतलब विभूषण को देखने। बस आज इवनिंग के बदले मॉर्निंग में अटकी है। लेकिन आज ऐसा नहीं था। ई आकर उन दोनों से कहा, भैया क्या आप ये फोन अपने पास रख सकते हैं? मेरे पास अभी पैसा नहीं है जो मैं इस फोन को ले सकूं और यूज करूं। मैंने उसी दिन बोला था आपको जब मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं ये फोन लेकर चला जाऊंगा, लेकिन इस महीने मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो मैं आप लोगों को दे सकूं। इसलिए मुझे लगता है आप ये फोन वापस ले लीजिए। मेरे पास जब पैसा आ जाएगा मैं तब इस फोन को ले जाऊंगा। शाओ शिनचैन ने कहा, देखो ज्यादा टेंशन मत करो, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम वापस कर देना। लेकिन ई को अच्छा नहीं लग रहा था ई यूं ही बिना पैसे दिए किसी की चीज को यूज करे। तो ई बार बार बोल रहा था, नहीं आप रख लीजिए, मेरे पास पैसा हो जाने के बाद मैं यही वाला फोन लेकर चला जाऊंगा। और मन में ई सोच रहा था क्योंकि ये वाला फोन मुझे बे बाबा ने दिया है और इसलिए ये फोन मेरे लिए बहुत खास है। शाओ शिनचैन तो मना नहीं पाया। ये देखकर श्रेयांक ने बोला, देखो ई अगर ये फोन ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा पड़े रहते रहते, लेकिन अगर इस फोन को तुम यूज करोगी तो ये फोन सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अगर यूज नहीं करे तो वो खराब हो जाती है। इसलिए तुम इस फोन को यूज करो और 500 रुपए ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, तुम 100 रुपीज करके दे जाना। ऐसा करोगे तो भी हमें चल जाएगा। अब जाकर ई को शांति मिली। श्रेयांक की ये बात ई को बहुत पसंद आया। कितनी बार वो पैसा देने आएगा, एक मुलाकात तो पक्की ही समझो उसके बेइरादा से। ई ने 100 रुपीज जमा कर दिया और ये चीज ऊपर ऑफिस से नीचे आते हुए विभूषण ने देख लिया। ई के वहां से जाते ही विभूषण जाकर श्रेयांक से पूछा, ई ने किस चीज का पैसा दिया है अभी? श्रेयांक तो कुछ भी बोलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था बोलेगा तो विभूषण उसे नहीं छोड़ेगा, इस पर गुस्सा करेगा। लेकिन शाओ शिनचैन ने बोल दिया एक महीने पहले श्रेयांक और ई के सारी कॉन्वर्सेशन वाली बात। फिर दोनों ने मिलकर किस नतीजे पर पहुंचे और आज ई फिर क्यों आई थी और अभी ई के आने के बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ। ये सभी बातें जानकर विभूषण को ई के लिए बुरा लग रहा था और श्रेयांक पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने श्रेयांक को कुछ नहीं बोला क्योंकि विभूषण को पता है अच्छे से श्रेयांक दिल का बुरा नहीं है, बस मुंह फट है, जो मन में आता है वही बोल देता है। इसलिए विभूषण ने बाइक निकाला और ई के पीछे चला। ई ने जब देखा विभूषण आ रहा है उसके पीछे और उसे ही बुला रहा है तो ई ने अपने साइकिल को रोक लिया। विभूषण वहां आया और ई को कहा, तुम्हें बाकी का पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ई ने कहा, देखिए वे काका, मुझे किसी की सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, बिना फोन के भी मेरा चल जाएगा। मैंने तो श्रेयांक को कहा था इस फोन को वापस भी ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मैं हर महीने 500 रुपए करके नहीं दे सकता, लेकिन मैं 100 रुपीज करके जरूर दे दूंगा। और अगर आप मुझसे पैसा लेना नहीं चाहते तो मैं भी आपका फोन लेना नहीं चाहता। ई की बातें विभूषण को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन माइंड मास्टर विभूषण ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए थे तुम्हें देने के लिए और शिजन ने बोला था जब ई को पैसे की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें ये पैसा दे दूं। देखा जाए तो तुम्हारे रुपए मेरे पास है, मैं उसमें से ही फोन का पैसा काट लूंगा और बाकी रुपए तुम अपने पास रख लेना। ई ने कहा, मेरे भाई ने आपको पैसा दिया है मुझे देने के लिए? विभूषण ने कहा, हाँ शिजन ने ही दिया है मुझे। ई ने कहा, कब दिया था आपको भाई ने पैसा? विभूषण ने कहा, कुछ दिन पहले मैं मार्केट गया था और तभी तुम्हारे भाई के साथ मुलाकात हो गया। शिजुन बोल रहा था मैं अभी घर नहीं जा पाया हूँ तो ये कुछ रुपए मैं तुम्हें दे दूं घर खर्च के लिए। मैं काम में बिजी था इसलिए मुझे याद नहीं रहा। अच्छा हुआ अभी तुम मिल गए मुझे। मैं चाहता हूँ तुम ये रुपए ले लो और फोन का बाकी पैसा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं इसमें से काट लूंगा। अभी ई के आंखों में आंसू आ गए थे। उसके दिल में अभी अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे पता चल गया विभूषण झूठ बोल रहा है। विभूषण ई को सिंपैथी जता रहा है। ई को अभी उसके भाई सीजन की याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। ई का मन हो रहा था बेगगर को हक करके जोर जोर से रोए और विभूषण को बताए उसका भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका भाई उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। लेकिन ई विभूषण से कुछ नहीं कह पाता। कौन लगता है विभूषण? कोई भी तो नहीं। फिर ये क्यों विभूषण को अपने दुख अपने दर्द के बारे में बताए? ई को अब किसी को कुछ नहीं बोलना। ई की आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे उससे पहले ही इन्हें अपना चेहरा विभूषण से मोड़ लिया और अपने साइकिल को लेकर वहां से चला गया। विभूषण को ई का बर्ताव बहुत अजीब लगा। विभूषण ने आवाज लगाई लेकिन ई नहीं रुका और वहां से चला गया।
ई स्कूल पहुंचते ही स्कूल के बातों में घुस गया और अपने मुंह को दबा के जोर जोर से रोने लगा। इन्हें अपने मन में कहा, भाई क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरा क्या होगा भाई, मुझे भी आपके पास जाना है भाई। और इधर विभूषण का तो मुंह ही बन गया था क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। विभूषण ने खुद से ही बोला, मैं कब झूठ सही से बोलना सीख पाऊंगा, एक छोटी के बच्ची के सामने मेरा झूठ पकड़ा गया आज, लगता है बोबो से एक्टिंग लेने की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बोलकर विभूषण आज और ऑफिस न जाकर सीधा घर चला गया और जाते टाइम पानी पूरी भी खरीद के ले गया। अब हमें कुछ टाइम बाद का विभूषण के घर का सीन दिखाया जाता है। अभी पानी पूरी खाने के बाद बोबो फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के खा रहा था क्योंकि बांजी को अभी मिर्ची लगी थी और बांजी की हालत देखकर विभूषण दांत फाड़ रहा था। आधा डिब्बा आइसक्रीम फिनिश करने के बाद बांजी को शांति वापस मिला, लेकिन विभूषण ने फिर से अपने प्लेट से एक पानी पूरी लेकर बांजी के मुंह में ठूस दिया। फिर से बांजी को मिर्ची लग गई। बांजी भड़क गया और बोला, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम अपना मिर्ची वाला पानी पूरी खुद खाओ ना, मुझे क्यों खिला रहे हो। बोलकर फिर से आइसक्रीम खाने जा ही रहा था। विभूषण जल्दी से आइसक्रीम का डब्बा छीन लेता है और एक चम्मच आइसक्रीम अपने मुंह में भर लेता है। अब बांजी और भड़क गया। बांजी अब छीना झपटी करने लगा, लेकिन विभूषण से आइसक्रीम नहीं ले पाया। बांजी अभी गुस्से में रोने बैठ गया और तभी विभूषण ने अपने मुंह में आइसक्रीम भर के बांजी को किस करने लगा और दोनों ही अब आइसक्रीम का मजा लेने लगे। दोनों उसके आगे बढ़ ही बात। तभी बांजी का फोन रिंग होने लगा और बांजी विभूषण से दूर होकर किसका कॉल है ये देखने गया। बांजी ने देखा उसके घर के लैंडलाइन का नंबर है। इधर विभूषण ने भी यह देखा और विभूषण को पता है लैंडलाइन से कॉल मतलब शिवर जी अब ससुर जी का कॉल आ रहा है, इसलिए विभूषण बांजी को और परेशान करने लगा और बांजी कॉल को उठा नहीं पाया। बांजी ने कहा, मत करो परेशान, बात कर लेने दो। और तभी दोबारा फोन रिंग हुआ। बांजी ने कहा, प्लीज मान जाओ, परेशान मत करो, बाबा से बात कर लेने दो। विभूषण ने कहा, ओके करने दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। बांजी ने कहा, मिलेगा ना, ये देखो ये मिलेगा। बोलकर बांजी ने अपना ठेंगा दिखा दिया। विभूषण अपना मुंह फुलाकर बैठ गया बांजी के पास और बांजी ने जब कॉल उठाया तो विभूषण ने कॉल को लाउड स्पीकर में डाल दिया। बांजी और लैन चिरन कुछ टाइम नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन जाते जाते लैन चिरन ने आज अपने साथ विभूषण का नींद चैन सुकून सब छीन के लेकर चला गया। लैन चिरन ने कहा, बांजी तुम्हारी शादी को लेकर एक बात करनी है मुझे। विभूषण का कान कुत्ते के माफिक खड़ा हो गया। विभूषण ने बांजी के कान में धीरे से पूछा, बुड्ढे ने क्या बोला अभी। बांजी ने अपने होठों पर हाथ रखे विभूषण को चुप करने को बोला। फिर लैन चिरन को बोला, बाबा क्यों बात करना है इस बारे में। लैन चिरन ने कहा, बांजी तुम्हारे लिए फिर से रिश्ता आया है। बांजी ने देखा इस बात को सुनते ही विभूषण गुस्से से बांजी को घूरना शुरू कर दिया है। बांजी ने कहा, बाबा ये आप क्या बोल रहे हो, मैंने कहा था ना आपसे मैं अब विभूषण को ही पसंद करता हूँ। लैन चिरन ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। बांजी चुप कर गया। फिर लैन चिरन बोलना शुरू करते हैं, बांजी तुम्हारी वाइफ के घर वाले आए थे, उन लोगों ने कहा वो सभी अभी तुम्हारे साथ उस लड़की का रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं। मैंने जब कारण पूछा तो उन लोगों ने सच ही कहा। उन लोगों ने कहा उन्होंने उनके लड़की के लिए रिश्ता देखा था, लेकिन लड़की के चेहरे पर जलने के निशान आ गए हैं और इस बात की वजह से कोई भी अच्छा घर का लड़का नहीं मिल रहा है उस लड़की को शादी करने के लिए, इसलिए उन्होंने सोचा है तुम्हें और एक मौका देंगे। विभूषण और नहीं सुन पाया था ये सभी बातें। बांजी कुछ कह पाता उससे पहले ही विभूषण गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। विभूषण के जाते ही बांजी ने कहा, बाबा अपने उनको क्या कहा। लैन चिरन ने कहा, मैंने तो कहा है तुमसे पूछकर बता दूंगा। बांजी ने कहा, बाबा आप उनको बोल दीजिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी मुझे शियान पसंद है और मैं उसके साथ ही रहूंगा। लैन चिरन ने कहा, अगर तुम आ जाते तो सही से इस बात को हम खत्म कर पाते। बांजी भी राजी हो गया और बोला, हम जल्दी ही आ जाएंगे बाबा। फिर इधर उधर की बातें हुई और फोन कट हो गया। इधर हमें शियान को दिखाया जाता है जो अभी चैंग से बात कर रहा था गुस्से में और बोल रहा था, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरे बांजी की लाइफ से उस लड़की को निकाल फेंकिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा, फिर आप मुझे बोलना नहीं भाई तूने ऐसा क्यों किया। और तभी बांजी उस रूम में आ जाता है और विभूषण कॉल को कट कर देता है। बांजी को अभी नहीं पता था विभूषण के अंदर अभी फिर से विलेन एक्टिवेट हो चुका है। वो तो मस्त आकर शियान के नेक को पकड़ के झूल गया। विभूषण ने कहा, बड़ा खुश दिख रहे हो, क्या बात है। बांजी को अभी मस्ती सोच रहा था, विभूषण को टीज करने का मन हो रहा था, इसलिए बांजी ने कहा, शियान वो मैं सोच रहा था मैं एक बार मेरी वाइफ से जाकर मिल लूं, बेचारी मेरी इंतजार में तड़प जो रही है। बांजी का बोलना खत्म ही हुआ था। विभूषण गुस्से में फाइनली फट ही जाता है। विभूषण बांजी को जोर से धक्का मारता है और बांजी सीधा बेड पर जाकर गिरता है। बांजी ने देखा विभूषण अपना बेल्ट उतार रहा है। बांजी ये देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया। उसकी पुरानी डरावनी मेमोरीज वापस आ गई। बांजी ने डर के मारे हकलाते हुए कहा, शियान वो मैं मस्ती कर रहा था शियान तुम्हारे साथ। विभूषण ने कहा, मस्ती या तुम्हारी दिल की बात जाना है उस बिच के पास और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। बांजी ने कहा, मैं मजाक कर रहा था शियान, सीरियस मत हो प्लीज। विभूषण ने कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मस्ती के मूड में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, बहुत छूट मिल चुकी है तुम्हें, अब और नहीं, चलो अपना कपड़ा उतारो। ये सभी बातें बोलते बोलते विभूषण अपने हाथों में अपने बेल्ट को रैप कर रहा था और ये देख बांजी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विभूषण बांजी के साइड में बेड पर बेल्ट को पटकता है और बांजी चौंक जाता है और ज्यादा रोने लगता है। अब विभूषण ने कहा, मुझे इरिटेट मत करो बांजी, मैंने तो अभी तुम्हारा पनिशमेंट शुरू भी नहीं किया, अभी से इतना क्यों रो रहे हो, चलो जल्दी करो अपने कपड़े उतारो। विभूषण ने अब थोड़ा लाउडली ही बोला बांजी से, कपड़े उतारो।
एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, या समझ नहीं आ रहा है तुमको? अगर मुझे कपड़े उतारना पड़ा तो देख लेना वांग जी, मैं क्या हासिल करता हूँ तुम्हारा। बहुत मन हो रहा है ना उस बीच के पास जाने की, अब देखता हूँ मैं कैसे जाते हो तुम। ऐसा हाल करूंगा तुम्हारी, तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर देगी वो। वांग जी को पता था अगर अभी कपड़े नहीं उतारा तो विभूषण कपड़े के साथ सब चमड़े भी उखाड़ लेगा, इससे अच्छा तो कपड़े ही उतार देता हूँ। वांग जी अभी कांपते कांपते अपने सारे कपड़े उतार रहा था और बोल रहा था, मस्ती करने पर कौन सजा देता है? तुम क्या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो जो मस्ती करने पर सजा दे रहे हो? प्लीज ना शियान, समझो ना शियान, प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसी मस्ती नहीं करूंगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो अब उस लड़की से हेट करता हूँ। मुझसे शादी हो जाने के बाद भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। तुम ही सोचो शियान, मैं ऐसी लड़की के पास कैसे लौट जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है शियान, उल्टा मैंने तो मना कर दिया बाबा को और बोल भी दिया है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस लड़की पर, मुझे शियान पसंद है। वांग जी का कपड़ा खोलना खत्म और विभूषण बेल्ट को वही फेंक कर रूम के बाहर चला गया और बस 2 मिनट में कुछ सामानों को लेकर लौट आया। विभूषण ने आकर वांग जी के हाथों और पैरों को रस्सी से बांध दिया। अब वांग जी जोर जोर से रो पड़ा और मन में सोचने बैठ गया, कौन सी पनिशमेंट देगा आज विभूषण? क्या फिर से बेल से मरेगा या फिर बहुत ज्यादा ही फोर्सली इंटीमेट होगा या कुछ और? इधर विभूषण तो अपने कामों में लगा हुआ था चुपचाप। विभूषण एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया, वांग जी के पास बैठ गया। वांग जी ने पहली बार इस चीज को देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था इससे क्या करेगा विभूषण। वांग जी ने और अपने क्यूरियोसिटी को पकड़ के नहीं रख पाया और बोल पड़ा, क्या है ये शियान? विभूषण डिब्बे को आगे बढ़ा देता है और बोलता है खुद ही पढ़ लो। और वांग जी और डिब्बे में जो लिखा हुआ था वो पढ़ के ही वांग जी की छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी होकर खुल जाती है और वांग जी चीख पड़ता है, शियान के बच्चे दूर रहो मुझसे, मैं मार डालूंगा तुम्हें। शियान ने अभी दुबली सा स्माइल दिया और बोला, दूर रहूंगा तो पनिशमेंट कैसे दूंगा? तुम्हें सबक सिखाना तो अब जरूरी हो गया है मेरे लिए। वांग जी, मुझे गुस्सा दिलाने में अगर तुम्हें मजा आ रहा था तो मुझे पक्का यकीन है मेरा गुस्सा झेलने में भी तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। वांग जी ने बोला, शियान एक काम करो, जो बेल्ट तुमने फेंक दिया है वहाँ उसे लेकर आओ और उससे मुझे मारो, लेकिन प्लीज ये नहीं करना। शियान ने कहा, वांग जी तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कुछ भी हो जाए अब हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पर। तुम क्यों चाहते हो मेरा प्रॉमिस मैं ब्रेक कर दूं? वांग जी ने कहा, जो मर्जी करो शियान, बट ये नहीं करो। विभूषण ने कहा, ये नहीं करो। क्यों ना करूं? परेशानी तो मुझे होता है ना जब मैं तुम्हें लीक करता हूँ। वांग जी ने कहा, तो फिर लीक करना बंद कर दो ना। क्यों करते हो लीक? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इससे बहुत पेन होगा, मुझे नहीं करना शियान। विभूषण ने कहा, क्या मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ जो तुम्हारी मर्जी चलेगी या मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ और ये तो मेरे पसंद का होगा? अभी तुम्हारे वर्ड ने मुझे जो पेन दिया है अब झेलो पनिशमेंट। वांग जी ने अब चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई तो बचाओ। विभूषण रिटेट होते हुए बोला, मुंह बंद करो अपना, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है और अभी से चिल्ला रहे हो। इस पनिशमेंट को याद रखना वांग जी, अब से ये पनिशमेंट ही मैं हर बार दूंगा तुम्हें। फिर विभूषण डिब्बा खोलकर उसमें से कोल्ड वैक्स निकालता है और वांग जी के लिटिल लाइन के आसपास के जंगलों में लगाने लगता है। वांग जी ने फिर रोते रोते कहा, मैं मर जाऊंगा, मत करो ना शियान प्लीज, कोई तो बचाओ। शियान रुक जाओ, मुझे हर्ट होगा। शियान ने कहा, वही तो मैं चाहता हूँ, तुमने मुझे हर्ट किया और तुम्हारी हर्ट होने की बारी। बोलकर उस जगह के बाल के खाल निकालना शुरू कर देता है शियान और वांग जी की चीखें अब बस उस घर में नहीं उस पूरे जंगल में ही गूंज रहा था। विभूषण आज जंगल सफाई अभियान में निकला था। वांग जी का ऑल बॉडी वैक्स कर देता है शियान। वांग जी अभी पूरा का पूरा लाल हो गया था, पहला तो वैक्स के कारण और दूसरा गुस्से में। अपना काम खत्म होने के बाद विभूषण अब बहुत ही हॉर्नी नजरों से वांग जी को घूरे जा रहा था। विभूषण ने बोला, अब जाकर तुम कमाल के लग रहे हो और अब मुझे तुम्हें लेक करने में कोई परेशानी नहीं होगा। वांग जी ने गुस्से से कहा, एक काम करो, मेरे सर के बाल दिख रहे हैं, इसे भी वैक्स कर दो, इसे क्यों रहने दे रहे हो? फिर देखना मुझे लेक करने में तुम्हें और मजा आएगा। विभूषण ने एक स्मित दिया और बोला, सच में कर दूं क्या? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन याद रखना वांग जी, अगर शुयांग ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना फिर तुम्हारा एक नया नाम पड़ जाएगा, कटप्पा वांग जी, ये नाम चलेगा ना तुम्हें? ओ माँ गो टूरुला। वांग जी अपने डे ड्रीमिंग में खो गया। शुयांग उसे सबके सामने कटप्पा वांग जी बोलकर बुला रहा है और वांग जी अपना सर कहाँ छुपाए ये ढूंढ रहा है। वांग जी ने अब अपना मुंह बनाया और बोला, नहीं नहीं कभी नहीं, तुम रहने ही दो, इतना पनिशमेंट ही ठीक है मेरे लिए और नहीं चाहिए। अब हाथ पैर खोल भी दो, मुझे नहाने जाना है, पूरा बॉडी चिपचिप कर रहा है। विभूषण ने फिर से स्मिक किया और बोला, ये ना छोड़ दो वांग जी, अभी तो आधा पनिशमेंट ही दिया है मैंने, अभी तो और आधा पनिशमेंट देना बाकी है मेरा। वांग जी अब गुस्से में दांत पीसता है और बोलता है, और कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं, सच में शियान तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। विभूषण ने कहा, पता है वांग जी, जो कोल्ड वैक्स मैंने लगाया है तुम्हारी बॉडी में वो हनी से बनता है, सोच रहा हूँ मैं चख के देख लूं कितना मीठा है। वांग जी तो नो 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 करे जा रहा था, लेकिन विभूषण माने तो ना। फिर क्या, विभूषण आज मजे से लीक करने लगा वांग जी को और बोला, नहाने की जरूरत नहीं है, लीक करके तुम्हें क्लीन कर देता हूँ मैं। वांग जी बस छी ही बोल पाया था और विभूषण शुरू हो गया था और धीरे धीरे वांग जी विभूषण के प्यार में डूब गया था। अभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी के घर पर शियान वांग जी को ले आया था और फिर से एक बार, स्वागत नहीं करोगे हमारा होने वाले ससुर जी, ससुर होगा तेरा बाप बोलकर लैन चिरन ने अपना डंडा उठा लिया और विभूषण को कूटने के लिए भागा विभूषण के पीछे। इधर विभूषण कहाँ पीछे रहने वालों में से था। विभूषण ने कहा, मेरा बाप भी ससुर बनेगा ससुर जी, लेकिन मेरा नहीं, आपके बेटे का बोलकर भागने लगा। आज शियान बच गया क्योंकि तभी उस घर में बाहर के कुछ लोग आ गए थे। ये लोग और कोई नहीं, वांग जी के वाइफ के बाबा और भाई थे। वांग जी तब भी घर के बाहर मेन गेट पर ही खड़ा हुआ था। वांग जी के पास से आते हुए वांग जी के वाइफ के भाई ने बोला, तो ये सच है तुम गे हो और इसी वजह से तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ था। वांग जी को इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो समझ गया और वांग जी को गुस्सा भी आया।
वो दोनों बिन बुलाए मेहमान लैन चिरन को एक पेपर देता है और बोलते हैं डिवोर्स पेपर से हमारे लड़के ने साइन कर दिया है, आप अपने बेटे को बोल दीजिए साइन कर दे। वांग जी भी एक पल और नहीं रुकता और आगे बढ़कर पेपर पर साइन कर देता है और बोलता है सही समझा है तुमने, मैं गे हूँ, अब निकलो। बोलकर खुद ही निकल गया उधर से और अपने रूम में जाकर बेड पर बैठकर चुपचाप साइलेंटली रोता रहा। गे हूँ इस बात से वांग जी को अभी तकलीफ नहीं हो रहा था, उस लड़के की दूसरी बात से वांग जी को हर्ट हुआ था। क्या बोलना चाहता था वो, मैं गे हूँ इसलिए कोई भी आकर मेरे साथ गलत कर सकता है और मेरा फायदा उठा सकता है। इन सभी की सोच कब बदलेंगे। विभूषण थोड़े टाइम बाद ऊपर आता है और बोलता है वांग जी वो जा चुके हैं और तुम रोना बंद करो प्लीज, मेरी तरफ देखो। वांग जी ने देखा। विभूषण ने बड़े प्यार से आंसू को पूछा और बोला तुम्हारे हर चीज का कारण मैं बनना चाहता हूँ, तुम्हारे हर चीज पर मेरा हक होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारी स्माइल हो या तुम्हारे आंसू, सब पे मेरा नाम होना चाहिए। बाहर किसी के कोई भी बातों से आज के बाद तुम मत रोना वांग जी। वांग जी ने विभूषण के सीने में मुंह छुपा लिया और विभूषण के शर्ट से ही अपने आंसू को पोंछने लगा और पता नहीं क्या पोंछ लिया। शियान वांग फिर से कुछ दिनों तक वहां रुके और इन कुछ दिनों में जियांग चैंग फिर से अटका वहां। जिस दिन जियांग चैंग आया उसके दूसरे दिन ही विभूषण और जियांग चैंग दोनों कुछ घंटों के लिए गायब हो गए थे सुबह से ही। और इधर वांग जी तो परेशान हुआ जा रहा था और शायद शीचन भी, लेकिन शीचन बस मेन डोर को ही बार बार देख रहा था लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मुंह से बोलने का काम कोई और जो कर रहा था। वांग जी अपना बकर बकर फुल ऑन मोड पर चालू रखा था। लैन चिरन तो वांग जी के बकर बकर से पगला गए थे और अपने दोस्त के घर चेस खेलने जा चुके थे। शाम 7 बजे शियान और चैंग दोनों लौटे और जब आए तो वांग जी और शीचन के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाए। शीचन ने देखा इतने सारे खाने की चीज और गिफ्ट को देखकर वांग जी तो भूल ही गया था। अभी वांग जी कुछ देर पहले गुस्से में विभूषण को कितना कुछ सुना रहा था और बोल भी रहा था आज विभूषण को आने दो फिर मजा चकाता हूँ, और अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे शांत बैठा है। वांग जी अपने सामान लेकर ऊपर चला गया देखने। शियान भी जा रहा था तभी शीचन ने कहा शियान मेरे भाई को तुम अच्छे से संभाल लेते हो, विभूषण ने एक चोरी पकड़ी गई है। बोले तो मोए मोए स्माइलिंग दिया। शीचन ने पूछा कहाँ गए थे। चैंग ने कहा शियान तुम जाओ, मैं हूँ ना, मैं बता देता हूँ। वांग जी ने आज बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, जाओ उसके पास जाओ। मेरा क्या है, मेरा तो कोई भी नहीं है जो मेरा इंतजार करे। शीचन ने अपना मुंह बनाया और विभूषण स्माइल देते हुए ओके भाई बोलकर वहां से निकल गया। शीचन ने बोला ओके तो मैं हूं ना कि शाहरुख जी, आप ही बता दीजिए कहाँ थे आप दोनों। चैंग ने अब किचन के कामों में शीचन की मदद करते हुए बोलना शुरू किया। बात कुछ ऐसी है, शियान ने मुझे कहा था वांग जी की वाइफ का कुछ तो करूं मैं। लैन शीचन घूर के देखा और बोला और तुमने कुछ तो गलत कर ही दिया होगा उस लड़की के साथ, इसलिए बोलूं। कुछ दिन पहले जो फिर से रिश्ते को लेकर आया था वांग जी के लिए, उस लड़की का अचानक से उस लड़की का ही डिवोर्स पेपर लेकर आ गए। क्या कर दिया है तुमने उस लड़की के साथ। अब चैंग ने अपना मुंह बनाया और बोला कुछ भी तो नहीं, मैंने इस बार कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बस गया था और उन लोगों से ये बोला था शियान और वांग जी एक गे कपल है, उनके बीच ना आए। वो लोग भी मान गए थे और आज शियान और मैं हॉस्पिटल गए थे। उस लड़की का आज प्लास्टिक सर्जरी करवाया है शियान ने और मैंने एक अच्छा रिश्ता भी फिक्स करके दिया है। लड़की के ठीक होने के बाद उसकी शादी भी हो जाएगी और शादी के लिए बोलो या वांग जी से उस लड़की का पीछा छुड़ाने के लिए बोलो, विभूषण ने एक बड़ा सा अमाउंट भी दिया है उन लोगों को। बस इतनी सी ही बात है। शीचन ने ये सारी बातों को सुना और उसको बहुत अच्छा लगा। शीचन ने कहा थैंक यू। चैंग ने कहा क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तुमने। शीचन को पता था चैंग नाटक कर रहा है, सुना है उसने, इसलिए शीचन ने अभी बस अपना होठ हिलाया और बोला अब सुनाई दिया। चैंग ने कहा हाँ अब सुनाई दिया बराबर। दोनों हंस पड़े वहाँ और 2 दिन रुके दोनों। उसके बाद शियान वांग फिर से अपने जंगल वाले घर में लौट आए और अपने रोजाना कामों में बिजी हो गए। ऐसे एक हफ्ता और गुजर गया। दोनों की जिंदगी में फिर से किसी ने दस्तक दे दिया। एक दिन विभूषण घर में ही था, आज दोपहर के बाद ऑफिस नहीं गया था। वांग जी को एक इंसान का कॉल आया। वांग जी ने जब कॉल उठाया तब उस इंसान ने पूछा था हेलो वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी इस इंसान की आवाज को अच्छे से पहचानता था और इस इंसान को दिल से नफरत करता था। वांग जी ने कहा तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। उस इंसान ने कहा मैंने तुम्हारे पुराने नंबर पर ट्राई किया था लेकिन ऑफ आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई से बात किया और तुम्हारा नया नंबर मांगा तो उन्होंने दे दिया। वांग जी तुम कैसे हो, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं, तुम ठीक हो ना। वांग जी को याद आया ये वही इंसान है जो उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और जब वांग जी का बुरा समय आया तो एक बार के लिए भी देखने नहीं आया कि वांग जी जिंदा है या मर गया है। वांग जी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, कोई जरूरी बात हो तो बताओ, मुझे काम है। अब जाकर उस इंसान ने असली बात छेड़ी। मैंने सुना है तुम और विभूषण साथ में रह रहे हो, क्या मैं बात कर सकता हूँ विभूषण से। वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। वांग जी ने देखा विभूषण नहाकर एक टॉवल पहनकर बाहर आ गया है और किचन की तरफ ही जा रहा है। विभूषण को देखकर ही वांग जी को याद आ गया पनिशमेंट वाली बात। वांग जी ने सोचा क्यों ना विभूषण को थोड़ा परेशान किया जाए। वांग जी ने कहा 1 मिनट रुको मैं देता हूँ, बोलकर विभूषण के पास जाकर बोला तुम्हारा किसी खास का कॉल है, लो बात कर लो। विभूषण के लिए खास तो वांग जी है और ये नया कौन सा खास आदमी पैदा हो गया उसकी जिंदगी में। विभूषण ने फोन ले लिया वांग जी के हाथ से और बोला हु इज सेइंग दिस। दूसरी ओर से उस इंसान ने कहा मैं निये हुएसांग बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम हो तो बात कर सकता हूँ। विभूषण मना करने जा रहा था लेकिन विभूषण ने देखा वांग जी को जो अभी एक डेविल सा मुस्कान दे रहा था। विभूषण को पता लग गया वांग जी ने जानबूझकर ये फोन विभूषण को दिया है विभूषण की फिरकी लेने के लिए। लेकिन हमारे स्मार्टनेस की दुकान विभूषण एक बड़ा सा स्माइल देते हुए बोला निये तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, वो तो तुम ही थे जो मुझे छोड़कर उस लड़की के चक्कर में पड़ गए थे। निये हुएसांग ने संग संग बोला शियान मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है,
अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन भाई के डर से मैंने उस लड़की से शादी किया। विभूषण को अब इरिटेट फील हो रहा था। विभूषण को ये सब तो नहीं सुनना था। अब विभूषण ने रोक दिया निये को और बोला, देखो ये सभी बातें फोन पर नहीं हो सकता है, मिलकर करेंगे। ओके बेबी। वो भी बोला। बांची का तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा जल गया। बांची अब अपना क्रिकेट बैट ढूंढने लगा विभूषण को कुटने के लिए। इधर दोनों में बात हो रही थी। विभूषण ने बोला, एक काम करो, तुम मेरे भाई चैन के घर आ जाओ, मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ, मैं मिलने आ जाऊंगा तुम्हें। ओके जानू। जानू बोला। अब तो खैर नहीं विभूषण की। विभूषण ने बाय बोलकर कॉल काटा और पीछे मुड़ा। वांगची क्रिकेट बैट हाथ में खड़ा था सोफे के ऊपर और गुस्से में घूरे जा रहा था विभूषण को। वांगची ने बोला, बेबी जानू, तुम्हें तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बता नहीं सकते थे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या अपने पुराना प्यार को पाकर मुझे भूल गए हो। वांगची ने बैट को फेंक दिया और अब रोने बैठ गया। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, उस निये को पाकर मुझे भूल गए। मजा तो वांगची लेना चाहता था विभूषण का, लेकिन मजा सजा में बदल गया। विभूषण वांगची के पास जाकर बैठा और तभी वांगची ने विभूषण को धक्का देकर सोफे में गिरा दिया और विभूषण के नेक को पकड़ लिया और गला दबाने का नाटक करते हुए बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बहुत बुरे हो। और तभी विभूषण ने वांगची के हाथ के बीच में से हाथ देकर वांगची के हाथों को झटक दिया और वांगची का लिप्स विभूषण के लिप्स में टकरा गया। विभूषण का ध्यान नहीं था, विभूषण अभी बेड पर नहीं सोफे पर है, इसलिए वांगची को पलटाने गया और सीधा वांगची को लेकर जमीन पर लैंड हुआ। वांगची विभूषण के नीचे दब गया। विभूषण के लिप्स तभी भी वांगची के लिप्स को ही चूमे जा रहा था, इसलिए जब लैंडफॉल हुआ विभूषण के दांतों से वांगची के होठ कट गए। विभूषण ने वांगची के ब्लड को किस करते करते शक कर दिया, फिर अलग हुआ। वांगची ने कहा, दूर रहो मुझसे, जाओ तुम अपने जानू मानू सोनू के पास। विभूषण ने कहा, मैं मेरे जानू मानू के पास ही तो हूँ, बोलकर वही जमीन पर ही लेटकर वांगची के साथ अपने कार्यक्रम शुरू कर देता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण खाना लेकर आया था रूम में और वांगची को खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगची ने नखरा दिखा रहा था और अपने मुंह को फुलाकर बैठा हुआ था। वांगची ने बोला, जाओ ना उसके पास जाओ, उसे खाना खिलाओ, मेरे पास क्यों आए हो। विभूषण ने कहा, सच में नहीं खाना, चला जाओ। वांगची को पता था ज्यादा नखरा करेगा तो विभूषण मनाएगा तो नहीं, उल्टा भाग जाएगा यहाँ से। उससे अच्छा तो खा ही लेता हूँ, भूखा पेट कौन रहेगा, इससे अच्छा तो खा ही लेता हूँ। वांगची अब बस अपने मुंह को खोल कर बैठ गया, मतलब अपने हाथों से खिलाओ। विभूषण बैठ गया और अपने हाथों से ही खाना खिलाया। आज बीच बीच में लान वांगची जानबूझकर विभूषण के उंगलियों को भी खाने के साथ चबा रहा था। विभूषण ने कहा, पता है मुझे, मैं बहुत टेस्टी हूँ, खाना खा लो, उसके बाद मैं खुद को तुम्हारे लिए परोस दूंगा, ठीक है, तब अच्छे से खा लेना। वांगची अपना मुंह बनाता है। विभूषण खाना खिलाकर किचन में आ जाता है और अपने लिए खाना निकाल के खाने लगता है, फिर बाकी काम करके रूम में आ जाता है। और इतने टाइम में वांगची पूरा पगला गया था, पता नहीं क्या क्या बातें सोचे जा रहा था। वांगची खुद से ही कह रहा था, मैं तो निये की तरह गे नहीं हूँ, मैं तो विभूषण को ठीक से सीरियस भी नहीं कर पाता हूँ। ये बात तो विभूषण खुद ही बोलता है मुझे, और ना ही मैं कोई काम का हूँ, मैं तो बस एक बोझ हूँ उसके लिए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरी फैमिली तो गरीब है, मैं तो किसी भी एंगल से निये की बराबरी नहीं कर सकता हूँ। क्या अब निये को पाकर मुझे भूल जाएगा विभूषण। वांगची को तो अब रोना आ रहा था जोर का, और इधर विभूषण आता है और वांगची को एक नजर देखता है। विभूषण ने देखा वांगची परेशान हो कुछ सी बातें कर रहा है। विभूषण ने सोचा थोड़ा सा और मजा लिया जाए, इसलिए विभूषण सीधा कपड़े उतार के वांगची के पास जाकर लेट जाता है, लेकिन दूसरी ओर मुंह करके। वांगची को तो अब झटका लगता है। असल में विभूषण हर रात को वांगची के साथ लव मेकिंग करता है, वो भी फोर्सफुली, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर रहा है। वांगची कितना मना करता है लेकिन कभी नहीं सुनता, लेकिन आज कुछ भी नहीं किया, बस आकर चुपचाप सो गया। वांगची की ये बात खटक गई। वांगची ने सोचा, लगता है मेरा डर सच होने जा रहा है, लगता है मुझसे मन भर गया है विभूषण की, अभी शायद निये को टच करने का मन हो रहा होगा। वांगची क्या करे, वांगची को समझ नहीं आ रहा था। वांगची सोचे जा रहा था, क्या होगा, क्या विभूषण मुझे प्यार नहीं करेगा, क्या मुझे छोड़ देगा। और तभी वांगची विभूषण को अपनी ओर मोड़ता है और विभूषण का नाम लेता है। विभूषण को पता चला वांगची की वॉइस से। वांगची काफी डरा हुआ है निये की बात को लेकर। विभूषण अभी मन में हंस रहा था। विभूषण ने कहा, क्या हुआ। वांगची ने कहा, शियान तुम क्या आज रात कुछ नहीं करोगे। विभूषण ने कहा, क्या करने की बात बोल रहे हो, मुझे क्या करना है। वांगची कहता है, वो तुम तो रोज ही करते हो मेरे साथ, वही करने की बात बोल रहा हूँ, आज नहीं करोगे। विभूषण ने कहा, नहीं आज मेरा मन नहीं है, वैसे भी आज मैं थक गया हूँ और करने का मन नहीं है। और तभी वांगची विभूषण के ऊपर आ जाता है और विभूषण को बोलता है, क्यों नहीं करना, रोज करते हो ना, आज भी करना पड़ेगा। विभूषण ने कहा, बोला ना वांगची, मैं आज थक गया हूँ और कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हारे साथ नीचे किया ना वो सब, अब फिर से करने का मन नहीं हो रहा है मेरा। वांगची ने अपना मुंह बनाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, चाहे तुम कितनी बार भी कर लो, लेकिन रात को सोने से पहले तुम मेरे साथ कुछ तो करते ही हो, फिर आज क्या हुआ, क्या अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्या अब तुम्हें निये के साथ ये सब करने का मन हो रहा है। लेकिन याद रखो तुम मेरे हो, बस मेरे, मैं तुम्हें अब किसी और का होने ही नहीं दूंगा। बोलकर वांगची विभूषण के बनी को पकड़ लेता है और उसे सहलाने लगता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करते, पहले का सब भूल जाओ, पहले जिसके साथ भी जो करना था, जितना करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम किसी के साथ भी कुछ नहीं करोगे, तुम बस मेरे साथ ही करोगे। वांगची के इतने प्यारे हरकतें विभूषण को बहुत अच्छा फील करवा रहा था। विभूषण खुश था वांगची के उसके लिए प्यार को देखकर। विभूषण ने सोचा नहीं था वांगची इतना पॉजिटिव हो जाएगा उसे लेकर। विभूषण के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। चलो इतना बड़ा कांड करने के
बाद उसे वांगजी को मनाना नहीं पड़ा। उल्टा वांगजी ही उसके पास आने के लिए तड़प रहा है। हमेशा ही विभूषण जो भी सोचता है उसका उल्टा ही होता है, लेकिन जो भी हो रहा है अभी बड़ा अच्छा हो रहा है। विभूषण तो वांगजी की हरकतों को देखकर लाल हुए जा रहा था, लेकिन ऐसा दिखा रहा था उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे इनोसेंट वांगजी अगर ध्यान देता तो देख पाता बिग बनी तो कब का जग चुका है। इसका मतलब विभूषण के बदन में भी आग लग चुका है। विभूषण बस अपने चेहरे को ही स्टिफ करके रखा है। विभूषण ने कहा, हटो वांगजी, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे फोर्स करना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। फिर अगर मैंने तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट दिया तो मुझे कुछ मत बोलना फिर। वांगजी ने कहा, कौन डरता है तुम्हारे पनिशमेंट से? मैं नहीं डरता हूँ, दो मुझे पनिशमेंट। विभूषण अपना मुंह बनाता है और बोलता है, नहीं देना, हटो मेरे ऊपर से। वांगजी का सबर का बांध टूट रहा था। वांगजी उठ गया विभूषण के ऊपर से और अपने सारे कपड़ों को उतार के फिर से आ गया विभूषण के ऊपर और फिर बिग बनी को पकड़ के जल्दी जल्दी रब करने लगा। एक हाथ से खुद का और दूसरे हाथ से विभूषण का कर रहा था। विभूषण तो ऐसे वांगजी को देखकर अनकंट्रोल हो गया था पूरा का पूरा। बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा और नौटंकी करके वांगजी को हटने बोल रहा था। और इधर विभूषण नहीं मान रहा देखकर वांगजी को लग रहा था सच में अब विभूषण को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा वांगजी। इसलिए अभी वांगजी खुद ही अपने अंदर बिग बनी को एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहा था और वांगजी को इसके कारण बहुत दर्द भी हो रहा था। इसके चलते वांगजी की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। इधर तो शियान तो अभी वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी जलासी में आकर क्या क्या कर रहा है। जलासी के कारण अभी अपना पेन भी नहीं दिख रहा है उसको। वांगजी फोर्सफुली अपने अंदर विभूषण की बिग बनी को एंटर करवाता है और तभी वांगजी के मुंह से चीख निकल जाती है। वांगजी अनाड़ी था इस मामले में, इसलिए अभी वांगजी को ब्लीडिंग भी होने लगी थी और ये देख के अब विभूषण घबरा जाता है। विभूषण वांगजी के कमर को पकड़ के उठ बैठता है और कहता है, वांगजी बेबी तुम ठीक हो? वांगजी का दिल बहुत भारी हो गया था। अभी एक इनसिक्योरिटी काम कर रहा था दिल वांगजी के अंदर, जो अंदर ही अंदर वांगजी को काट खाया जा रहा था। वांगजी विभूषण को कसकर हक कर लेता है और रोते रोते बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है शियान। विभूषण कहता है, ये तो होना ही था, मैं मना कर रहा था ना, तुमने ये क्या कर डाला? जब मुझे नहीं करना था तो नहीं करना था। शियान को वांगजी गुस्से में देखता है और कहता है, हमेशा तुम्हारी मर्जी क्यों चलेगी भला? आज मेरी मर्जी चलेगी, बोलकर वांगजी खुद को बहुत मुश्किल से मूव करने लगता है। अब विभूषण को लग रहा था उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, इसलिए अब जाकर विभूषण भी वांगजी की मदद करने लगता है अप डाउन होने में। अभी वांगजी खुद के दर्द को कम करने के लिए विभूषण के होठों पर काटने लगता है और एक हाथ से वांगजी खुद को ही रब करने लगता है। वांगजी इस बीच बस एक ही बात बोल रहा था, शियान तुम बस मेरे हो, मेरे अलावा किसी और को टच भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक राउंड हो जाने के बाद वांगजी और विभूषण पानी पानी हो गया पसीने से। वांगजी थक कर विभूषण के ऊपर सो गया। विभूषण अभी वांगजी के बालों पर अपना हाथ फिराते फिराते पूछ रहा था, वांगजी बेबी क्या तुम अभी ठीक हो? वांगजी ने अपनी थकी हुई आवाज में विभूषण से पूछा, शियान एक बात सच बताना, क्या तुम अभी भी वेसांग से प्यार करते हो? क्या तुम उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो? क्या उसे पाकर तुम मुझे भूल जाओगे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? विभूषण को दिखाई दे रहा था वांगजी अभी कितना दुखी है, लेकिन विभूषण के विलन को तो आज बड़ा मजा आ रहा था वांगजी को विभूषण के लिए ऐसे तड़पते हुए देखकर। विभूषण सोच रहा था, हाँ बोलूं या ना बोलूं? अगर हाँ बोलूंगा तो वांगजी क्या रिएक्शन देगा? क्या वांगजी मुझे जाने देगा, छोड़ देगा, या मुझसे दूर हो जाएगा? या अगर मैं ना बोल दूं तो क्या वांगजी खुश हो जाएगा? एक काम करता हूँ, हाँ बोलकर देखता हूँ, फिर देखता हूँ वांगजी क्या करता है। विभूषण बस अपने मुंह को खोलकर हाँ शब्द को बाहर निकाला ही था, वांगजी ने विभूषण के नेक को पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, हाँ मतलब क्या? क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो? क्या तुम सच में अभी भी उसे चाहते हो? इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया, बस झूठ बोला मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शियान याद रखो, पहले जो भी था वो था, लेकिन अब मैं हूँ और बस मैं ही रहूंगा तुम्हारी जिंदगी में। हाँ नहीं ना सुनना चाहता हूँ मैं, भूल से भी हाँ नहीं बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बोलो अपने मुंह से, मैं हुए संग को नहीं चाहता हूँ। विभूषण ने अपना मुंह खोला और बोला, ना नहीं चाहता। गुड, हुए संग के पास जाने के बारे में सोचने का हिम्मत भी नहीं करना शियान। और तभी विलन बोल पड़ा, और तुम भी मुझसे दूर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत वांगजी। जितना मुझे देखना था मैंने देख लिया, अब और ज्यादा मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहाँ गुस्सा दिला रहा हूँ, वो तो तुम जो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। शियान अचानक से वांगजी के फ्लिप करके ऊपर आ जाता है वांगजी का और कहता है, स्टार्टिंग तो तुमने किया था, खत्म बस मैंने किया है। बहुत हो गया वांगजी, एक ही बात बार बार दोहराना बंद करो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। अब वांगजी अपना फेवरेट डायलॉग बोलता है, तुम बहुत बुरे हो। ये सुनना ही था, विभूषण टूट पड़ता है वांगजी पर और बहुत ही अग्रेसिवली बहुत कुछ करने लगता है। अब वांगजी के मुंह से चीखें निकलने लगती है, लेकिन वांगजी के मन में एक सुकून तो था। वांगजी अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था। वांगजी और शियान लव मेकिंग जो कर रहे थे, लेकिन वांगजी का सवाल था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ही सवाल को अलग अलग अंदाज में पूछे ही जा रहा था। वांगजी ने पूछा, तुम अब मुझसे प्यार करते हो ना? वांगजी ने फिर से पूछा, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास कभी नहीं जाओगे ना? विभूषण ने कहा, नहीं जाऊंगा। फिर वांगजी ने पूछा, तुम सच में नियो को प्यार नहीं करते ना? विभूषण ने एक जोर का झटका दिया, वांगजी की चीख निकल गई। विभूषण अब और फोर्स यूज करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तुम्हारे पास? अगर उससे प्यार करता तो अभी मैं उसके साथ होता और उसके साथ ही ये सब करता, वो मेरे नीचे होता ना कि तुम। इसने फोर्स की वजह से अभी वांगजी को ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन विभूषण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी के दर्द भरी चीखें गूंजने लगी थी उस कमरे में। वांगजी ने ऐसे हाल में भी कहा, शियान बस एक बार प्यार से बोल दो ना, बस एक बार, तुम बस मुझसे प्यार करते हो, प्लीज शियान। विभूषण ने अब
किस करना शुरू किया। एक किस के साथ आई लव यू बोलता रहा। विभूषण ने कहा आई लव यू वांगची। फिर किस किया। आम्ही तुम्हें भालोबाशी वांगची। फिर किस किया। मैं तुमसे प्यार करता वांगची। फिर किस किया। हूँ तने प्रेम करू छू वांगची। फिर किस किया। मैं तुझे पर प्रेम करते वांगची। फिर किस किया। नानु नाई तथाले किरण वांगची। फिर किस किया। नजर निन्ने नहीं कुक्कनु वांगची। फिर किस किया। नेनु निन्नु प्रेमुस्तु नन्नु वांगची। फिर किस किया। नानु निन्ना प्रतिष्ठा वांगची। फिर किस किया। मैं तेनु प्यार करदा हाँ वांगची। फिर किस किया। मैं तुम्हाको भाला पे वांगची। फिर किस किया। मैं तुम्हाके भाला पाऊं वांगची। फिर किस किया। इतना सारा किस और इतने सारे आई लव यू सुनकर तो वांगची खुशी के मारे रोने लगा। वांगची ने कहा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना। विभूषण ने कहा कभी नहीं आई लव यू। और तुम अब तुम्हारा बोलो। वांगची ने कहा मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ना मैं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और ना ही तुम्हें मुझे छोड़कर जाने दूंगा, और तुम मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं करना। विभूषण ने कहा मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं तुम्हारी बातों को डिसोबे करूँ जाने मन। वांगची कल भाई के घर शाम को जाना है और अभी मुझे निया के स्वागत के लिए कुछ इंतजाम भी करना है, उसे हम दोनों मिलकर सबक सिखाएंगे। ओके। किसी को सबक सिखाने में वांगची को बड़ा मजा आता था। वांगची तो खुश हो गया और फिर से विभूषण को अपने ऊपर खींच लिया और फिर दोनों मिलकर चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस देने लगे। और कुछ टाइम बाद विभूषण पहले अपने भाई को फिर लैंड को कॉल लगाया और दोनों को ही कुछ बोला, फिर कॉल काट कर एक दिल सा मुस्कान दिया और बोला वेलकम बैक निवेशदा। विभूषण खुश था, आज जाकर मछली जाल में फंसी है और इधर वांगची का प्यार विभूषण के लिए बढ़ रहा था। ये देखकर विभूषण और खुश था। फिर दोनों एक दूसरे को उस रात गुड नाइट किस करके सो जाते हैं। दोनों हर्ट तो थे बट अब दोनों खुश भी थे, एक दूसरे के दिल की बात जो जान गए थे। अभी सुबह सुबह वांगची शीचन गा के साथ कॉल पर बात कर रहा था। वांगची बोल रहा था बड़े भाई आपने मेरा नंबर उस निये के बच्चे को क्यों दिया। लैन शीचन ने कहा कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए वांगची, क्योंकि मैं विभूषण के दिल से वो बात निकालना चाहता था। मैं विभूषण को दिखाना चाहता था जैसे विभूषण मेरे भाई से प्यार करता है वैसा ही मेरा भाई भी विभूषण से प्यार करता है, और मुझे अच्छे से पता है तुमने अभी तक तो इस बात को अच्छे से साबित कर दिया होगा विभूषण को कि तुम भी अब बहुत ज्यादा ही प्यार करते हो विभूषण से। लान वांगची ने कहा हाँ भाई पता नहीं क्यों मुझे इस बात को सोचते ही कल बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था। अब निये हाथ लगाना मेरा तो मैं तो मार मार के उसका भरता ही बना दूंगा। लैन शीचन ने कहा निये हुए संग आया था। निये मिंजी से छुपकर मुझसे मिलने और कहा तुमसे मिलना चाहता है। उसे पता है तुम दोनों एक साथ रह रहे हो, लेकिन उसे तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने अभी तक किसी और से तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सब जानते हैं तुम दोनों बस दोस्त हो। निये को ये पता नहीं है कि मुझे पता है वो तुम पे इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे मिलना तो बस एक बहाना है। मैंने सोचा है इस बच्चे को थोड़ा तो सबक मिलना ही चाहिए कि करतूतों के कारण मुझे दूसरे का फायदा उठाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है वांगची, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है एक विभूषण ही है जो निये हुएसंग को सबक सिखा पाएगा। और पता है क्यों हुएसंग को अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब शियन की याद आ रही है, बोलकर शीचन ने बताया जो कुछ भी हो रहा था निये हुएसंग के साथ। वांगची ने कहा आने दो एक बार, अगर मेरे शियन के ज्यादा करीब भी आया ना तो क्रिकेट बैट से सर फोड़ दूंगा उसका। लैन शीचन ने कहा ओके निये मिंजू आ गए हैं, मुझे निकलना पड़ेगा, जल्दी मिलते हैं, बोलकर कॉल को काट दिया। क्या वांगची ने सही सुना क्या? अभी तो गुस्सा कर रहे थे लैन शीचन निये हुएसंग पर, और अभी निये मिंजू आ गया है जाना पड़ेगा बोलकर वो खुद ही निये हुएसंग के भाई के साथ कहीं जा रहे हैं। वांगची ने सोचा शायद एक साथ काम पर जा रहे होंगे, लेकिन वांगची को याद आया आज तो संडे है, छुट्टी भी नहीं है, फिर एक साथ दोनों कहाँ जा रहे हैं। वांगची को एक बार लगा कॉल करके पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर सोचा छोड़ो बाद में पूछ लूंगा, अभी भाई शायद जल्दी में है। कॉल कट करके वांगची कूदते फांदते आ गया विभूषण के पास और बोला भाई ने बताया निये का जीना हराम हो चुका है वहाँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास आने के लिए मरे जा रहा है। विभूषण ने कहा मुझे पता है। वांगची ने कहा हैरान होते हुए तुम्हें पता है कैसे? क्या तुम निये के टच में थे? फिर क्या मेरा शक सही है, तुम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो? विभूषण ने कहा वांगची ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस मेरा पुराना हिस्सा वसूल करना था उससे और निये को सबक सिखाना था। आधा सबक तो मैंने सिखा दिया है, अब बाकी आधा देना बाकी है। वांगची ने फिर हैरान होते हुए पूछा आधा सबक मतलब? विभूषण ने कहा मेरे पापा ने कहा था मुझे उस निये की बर्बादी देखना है। पापा को उस दिन मेरी वजह से जो सारी बातें लोगों की सुनना पड़ा था वो मैं भूला नहीं हूँ, अब टाइम आ गया है दिखाने की। विभूषण बदला कैसे लेता है? वांगची ने कहा क्या किया है तुमने? विभूषण ने कहा मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, निये कभी अपने वाइफ के साथ रात गुजार नहीं पाया था। बॉटम जो था इस चक्कर में निये की वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट हो गई, सबको लगा निये का ही बच्चा होगा, लेकिन निये ने इस बात को राज नहीं रखा, उसने अपने भाभी को बता दिया ये बच्चा उसका नहीं है, और भाभी जी के पेट में तो बात पचती ही नहीं है। निये के भाई को बता दिया, फिर क्या महाभारत शुरू हो गया, डिवोर्स भी हो गया, और जिसका बच्चा था पेट में उसके साथ शादी कर लिया निये के वाइफ ने। उस लड़की ने बहुत ज्यादा ही नीचा दिखाया है निये फैमिली को। निये को तो अब नामर्द का टाइटल भी मिल चुका है। और याद है जिस दिन निये की शादी थी उस दिन 2 लड़के मिलने आए थे मुझसे, वो दोनों निये के बॉयफ्रेंड थे और उनके पास कुछ फोटोज और वीडियो थे निये के जो मुझे दिया था उन लोगों ने, क्योंकि बदला लेने की हिम्मत नहीं था उनमें। निये मिंजू से बहुत डरते थे। मेरे पापा ने मुझे कुछ ज्ञान की बात बांटी थी उस टाइम, बदला लेने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, इसलिए उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया, सही टाइम आने का इंतजार किया। जब निये की शादी टूट गई चेंगा ने उस फोटोज और वीडियोस को उस सिटी में वायरल कर दिया
और उसके चलते निये को बहुत मार पड़ी है अपने भाई से। अभी तो घर से निकालना भी बंद हो गया है उसका। काफ़ी बेइज्जती हो रही है निये मिंजू की वहाँ उसके भाई के चलते। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था जो मैं उनको दे पाया। शायद अब और टॉर्चर नहीं सह पा रहा होगा निये सा। उसे पता है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे बचा सकता हूँ, इसलिए अभी मेरी याद आई होगी। तो अब इस बात पर क्या बोलना चाहते हो मुझे वांगची? वांगची सीधा झपट्टा मार देता है बीबूशियन के ऊपर और सीधा गोदी में चढ़ जाता है और बोलता है, बीबूशियन जी तुसी गेट हो तोहफू कबूल करो, बोलकर बीबूशियन के पूरे चेहरे को सॉफ्ट सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस से भर दिया। बीबूशियन को मजा आ गया। थोड़े टाइम बाद दोनों निकल गए चैंग के घर के लिए। अभी हमें नेक्स्ट डे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैंग के घर के कॉलिंग बेल बज रहा था। वांगजी जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है सामने ही निये हुएसंग खड़ा हुआ था। निये हुएसंग वांगजी को देखते ही एक प्यारा सा मुस्कान देकर वांगजी को कहता है, बड़े दिनों बाद मिले वांगजी, कैसे हो? वांगजी ने भी आंसर दिया, मैं एकदम बढ़िया, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है तुम बढ़िया हो। निये हुएसंग का मुंह उतर गया। वांगची निये हुएसंग को अंदर लेकर आया और बोला, यहाँ बैठो, मैं शियान को बुला कर लेता हूँ। वैसे तुम्हें तो यहाँ दोपहर तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो शाम हो गई है, इतनी देर तक कहाँ अटक गए थे? निये ने कहा, वो नया जगह है ना, घर ढूंढने में परेशानी हो रहा था। पता ही तो है तुम्हें, हम दोनों ही कुएं के मेंढक है, अपने सिटी से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। वांगजी ने कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। निये ने कहा, क्या नहीं हो? वांगजी ने कहा, ये जो तुमने बोला कुएं के मेंढक वाली बात, वो तुम हो, मैं नहीं हूँ। देखो अब मैं यहाँ रहता हूँ शियान के पास, उस सिटी से बाहर, और तुम्हें पता है शियान हर महीने मुझे साथ लेकर रोड ट्रिप पर निकलता है, बहुत सारी जगह घूमने जाता है शियान और मैं। वांगजी ने और भी बातें सुनाया और इधर निये हुएसंग का तो मुंह बनने लगा था क्योंकि आज जहाँ वांगजी खड़ा है वहाँ उसे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसकी गलती की वजह से सब खराब हो गया। लेकिन निये ने सोचा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो सब संभाल लेगा। वांगजी को तो मजा आ रहा था अपनी और शियान की बातें बोलकर निये हुएसंग को चिढ़ाने में, लेकिन निये ने मजाक खराब कर दिया और बोला, वांगजी प्लीज मैं बाद में सुन लूंगा, क्या तुम शियान को बुला दोगे? वांगजी ने मुंह बनाया और बोला, क्यों नहीं, अभी बुला लेता हूँ। बोलकर वांगजी चला गया एक रूम के अंदर और जाकर कहा, आपका छोटा भाई आ चुका है, जाइए और उनसे मिल लीजिए। अभी उस रूम में निये हुएसंग के बड़े भाई निये मिंजू बैठे हुए थे। निये मिंजू गुस्से में कमरे से बाहर निकल पाते शियान ने कहा, वांगजी निये हुएसंग मुझसे मिलने आया है तो मैं सबसे पहले मिलूंगा उससे, उसके बाद बाकी आ सकते हैं। बोलकर निकल गया रूम से। निये मिंजू बाहर जाने ही वाले थे, शिचन ने रोक लिया और बोला, कोई तो कारण होगा। शियान ने रोका है, रुक जाओ, हम दूर से ही उनकी बातों को सुनते हैं। चैंग ने कहा, क्यों रोक रहे हो शिचन, इनको भी तो पता होना चाहिए ना, इनके भाई कितना बड़ा ड्रामेबाज है, चलो देखते हैं। चैंग की बातों को सुनकर शिचन चैंग को आंखें दिखाता है और चैंग एक डेविल सा स्माइल देता है। इधर विभूषण के निकलने के साथ ही वांगजी भी विभूषण के पीछे पीछे आ गया था हॉल रूम में। आप लोगों के मन में शायद चल रहा होगा ये लैन शिचन और निये मिंजू यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। निये हुएसंग का कॉल आने के बाद विभूषण ने लैन शिचन को कॉल किया था, तो लैन शिचन को विभूषण ने बोला था निये मिंजू के साथ लेकर आने के लिए, तो लैन शिचन निये मिंजू को अपने साथ लेकर आया था। लैन शिचन दोपहर को ही आ गए थे निये मिंजू को लेकर, और निये हुएसंग का तो रास्ता गुम हो गया था, इसलिए वो शाम को पहुंचा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। विभूषण की एंट्री लेते ही निये हुएसंग खुद को रोक नहीं पाया और दौड़ के आकर शियान से लिपट गया और बोला, आई मिस यू। दूर खड़ा हो गए तीनों बंदे, चैंग, शिचन और निये मिंजू ने ये देखा और चैंग ने फुसफुसाते हुए निये मिंजू के कान में कहा, मिस्टर निये, आपने शायद अपने भाई के मुंह से शियान आई मिस यू वाली बात पहली बार सुना होगा, क्योंकि मुझे जितना पता है निये हुएसंग हमेशा ही आपके सामने शियान की बुराई ही करता है। शिचन ने कहा, चुप भी करो। चैंग ने कहा, मुझे चुप करा के क्या होगा, अब देखना तुम, निये हुएसंग अपने मुंह से ही शियान को आई लव यू भी बोलेगा। और तभी निये हुएसंग ने सच में विभूषण को आई लव यू बोला। चैंग ने अपने चिन को लैन शिचन के बाबा लैन शिचन जैसे सहलाते हैं वैसे ही सहलाते हुए और लैन शिचन को चिढ़ाते हुए बोला, मुझे सब पता है। लैन शिचन चिढ़ते हुए कहा, पता चल गया हमें, आज के ड्रामा का स्क्रिप्ट तुमने ही लिखा है। देखो सब कुछ आगे बोलकर मजाक खराब मत करो, आगे क्या होता है देखने दो। शिचन की बातों को सुनकर निये मिंजू आंखें फाड़ फाड़ के शिचन को ही देखने लगे। चैंग ने निये मिंजू के चिन को सामने घुमाते हुए कहा, लेटेस्ट ड्रामा सामने चल रहा है, शिचन को देखकर क्या कर गया। मिंजू तो इन दोनों की बातों को सुनकर पक रहे थे, दोनों ही कुछ न कुछ बोल रहे थे, और इधर हमारा प्यारा पैम्पर बॉय लान वांगजी गुस्से में लाल हुआ पड़ा था, क्योंकि वांगजी देख पा रहा था शियान कोशिश तो कर रहा था खुद से निये को अलग करने की, लेकिन निये हुएसंग अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विभूषण बार बार बोल रहा था, ओके शांत हो जाओ, रोना बंद करो, चलो बैठ कर बात करते हैं, लेकिन निये हुएसंग की मगरमच्छ की आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और निये हुएसंग को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि निये हुएसंग का कोई मूड भी है विभूषण से अलग होने का। सामने वांगजी खड़ा था और विभूषण से दूर ना जाने की ये और एक वजह भी था। निये अभी दिखा रहा था वांगजी को, तुम बस एक दोस्त हो, लेकिन मैं शियान का सब कुछ हूँ, उसका प्यार हूँ मैं। अभी वहाँ एक साइलेंट वॉर चल रहा था। वांगजी इतने गुस्से में था, उसे देखकर ही शियान को पता चल रहा था अभी रो देगा वांगजी, और किसी फालतू के इंसान के लिए अपने वांगजी को रोने तो नहीं देगा विभूषण। वांगजी के हर आंसू पे उसका हक जो है। विभूषण ने थोड़ा लाउडली ही कहा, निये अब रोना बंद करो और बताओ मुझे क्या हुआ है, और ऐसे खुले में ज्यादा मत चिपको मुझसे, मेरे भाई भी इस घर में है, वो देख लेंगे।
ये थोड़ा सा ही अलग हुआ विभूषण से और अपना दुखड़ा लेकर बैठ गया विभूषण के सामने। जितना हो सके नी मिंजू के बारे में भर भर के बुराई करने लगा। इधर नी मिंजू कांप रहे थे गुस्से में अपने ही भाई के मुंह से अपनी ही इतनी ज्यादा भयंकर वाली तारीफ सुनकर तो गुस्से में फटने ही वाले थे। और इधर साइड से नी मिंजू के अंदर जो गुस्से का फुग्गा फूल रहा था उसमें और हवा भर रहा जियांग चैन। नी मिंजू को और ताना मारे जा रहा था जियांग चैन ने आखिर बोल ही दिया, जिनके घर शीशे के होते हैं जानी, उसको दूसरे के घर में पत्थर मारना नहीं चाहिए। इधर आखिर में निये हुए संग ने विभूषण को बोला, प्लीज शियान मुझे एक मौका दे दो, इस बार मैं अपने भाई से नहीं डरूंगा, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। शियान ने कहा, कैसे भरोसा कर लो तुम्हारा कि तुम फिर से मुझे धोखा नहीं दोगे। निये अब विभूषण से और थोड़ा सा दूर होकर अपने शर्ट के 2 बटन खोलते हुए बोलता है, शियान मेरे भाई एक कसाई है, पता है मुझे, हमारे प्यार को वो नहीं समझेंगे और अब मुझे समझाना भी नहीं है उन्हें कुछ भी। अब बस मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा भरोसा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलकर निये धीरे धीरे विभूषण के चेहरे के ऊपर अपनी उंगलियों को फहराने लगता है। फिर धीरे धीरे निये हुए संग विभूषण को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। होठ पे तो विभूषण किसी को किस करने नहीं देता, इसलिए गाल पर ही करने जा रहा था। जस्ट इमेजिन, निये के बम पर एक लात पड़ी और निये सीधा मुंह के बल सोफे पर लैंड हुआ। निये जब पीछे मुड़कर देखा उधर वांगजी के साथ साथ लैंचिटन और निये मिंजू भी खड़े हुए थे। अपने भाई को सामने देखकर निये हुएसंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी शौक के मारे। निये हुएसंग को पता नहीं चला ये लात किसने मारा था, क्योंकि निये हुएसंग को तो लग रहा था उसके भाई ने ही मारा होगा, लेकिन लात मारने वाला तो कोई और ही था जो अपने बॉयफ्रेंड की इतने करीब किसी और को देख नहीं पाया और बहुत गुस्से में आ गया और निये हुएसंग को मारने से खुद को रोक ही नहीं पाया। इसलिए निये मिंजू के सामने ही निये हुएसंग के बम पे लात मार निये हुएसंग का वेलकम पार्टी की शुरुआत कर देता है वांगजी। विभूषण ने नहीं देखा था निये हुएसंग को किसने लात मारा, इसलिए विभूषण ने इशारे से लैंशिचन को पूछा तो लैंशिचन ने भी इशारे से जवाब दे दिया कि ये काम वांगजी ने किया है। और ये जानने के बाद तो शियान को बड़ा अच्छा लगने लगा और शियान वांगजी के पास आकर खुसर करके बोला, इतना खिला रहा हूँ, जाता कहाँ है सब, एक किक भी सही से मार नहीं पाए। मैंने तो सोचा था निये का बम का दम निकाल दोगे आज किक करके, लेकिन वांगजी ने गुस्से में मुंह फुलाया और बोला, देखो मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो अभी तो मैंने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बम पर लात मारा है, ज्यादा बोलोगे तो सीधा जाकर वो छोटा सा घंटी जो है ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पैंट के अंदर, उसे लात मार के आ जाऊंगा। विभूषण ने कहा, अरे बाबा कितना गुस्सा हो रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी निये को उसका भाई ही सबक सिखा देगा, मुझे और तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वांगजी ने कहा, जाओ फिर पॉपकॉर्न ले आओ, मुझे ड्रामा एंजॉय करना है खाते खाते। विभूषण ने कहा, अभी नहीं जा सकता, इतना अच्छा सीन चल रहा है, मैं मिस थोड़ा ही कर सकता हूँ, इससे अच्छा कुछ टाइम बाद हम दोनों पानी पूरी खाने चलेंगे और रात को बाहर होटल में खाकर आएंगे। खाने की बात सुनते ही वांगजी को अच्छा फील होने लगा और इधर तो अभी निये की हर एक बात को निये मिंजू रिपीट कर रहे थे और निये हुएसंग को कूट रहे थे। अचानक से निये हुएसंग आकर विभूषण के पीछे छुप जाता है और कहता है विभूषण से, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे हो। विभूषण ने कहा, निये एक बात बताओ, जब तुम यहाँ मेरे पास आ रहे थे तो क्या मैंने कहा था तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के हाथ से बचाऊंगा। एक मिनट, क्या तुम्हें अभी भी ये लग रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो अभी आंखें फाड़ फाड़ के विभूषण को ही देख रहा था और विभूषण की बातों को सुन रहा था, उसके मुंह से बस इतना निकला, मतलब। अब वांगजी और खुद को रोक नहीं पाया, सबसे पहले तो शेमलेस की तरह विभूषण की गोद में चल गया और अपने होने वाले हबी के गाल पर एक किस करके बोला, अब समझ आया तुम्हें। चोराए हम वो गलियां, चोराए हम वो गलियां, वो सारी बातें पिछले जन्म की बात है समझकर भूल जाओ तुम। एक बात सही से कान खोल के जान लो, पहले दिन से ही विभूषण बस मुझे चाहता है, वो मुझे पसंद करता है, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निये को भी अब गुस्सा आ गया। निये ने कहा, अच्छा फिर वो सब क्या था जो शियान बेड पर मेरे साथ करता था, मुझे तो लग रहा है वो तुम हो जो मुझसे मेरे प्यार को छीन रहे हो। विभूषण ने अब वांगजी से कहा, बेबी जरा उतरो, इसका जवाब मैं दे देता हूँ निये को। वांगजी उतर गया और दूसरे पल ही विभूषण ने निये के कान के नीचे खींचकर एक तमाचा मारा और निये जाकर सीधा निये मिंजू के कदमों पर गिर गया। लेकिन निये मिंजू ने अभी निये हुएसंग को संभाला नहीं। विभूषण ने कहा, देख तू खुद से मेरे वांगजी के साथ खुद को कंपेयर मत कर, तू ना पहले मुझसे प्यार करता था और ना ही आज करता है, और जो वांगजी ने कहा वही सच है, मैंने कभी तुझ जैसे से प्यार नहीं किया है और तू जो बोल रहा है मैंने तेरे साथ रात बिताया, वो तो मैं किसी के साथ भी पैसा देकर अभी भी बिता सकता हूँ। फटाफट वांगजी बीच में बोल पड़ा, भूल से भी कोशिश मत करना। विभूषण ने वांगजी की ओर देखा और बोला, मेरे लिए बस तुम ही काफी हो, मैं जो बोल रहा हूँ अभी वो बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर निये से बोलना शुरू करता है, बस इतना जान लो, प्यार दिल से किया जाता है और मेरा दिल हमेशा से ही वांगजी के पास था, जो मैं तुम जैसों को तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अब वांगजी कुत्ता फांता आगे आता है और निये को चिढ़ाते हुए बोलता है, निये तुम्हें अगर यकीन ना है कि विभूषण सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ।
रुको, मैं सबूत दिखाता हूँ तुम्हें। शीचन और चैंग को लग ही रहा था वांग जी कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, और वांग जी ने किया भी। सीधा विभूषण से चिपक गया और विभूषण को हक कर लिया और फिर विभूषण के लिप्स पर अपना लिप्स टिका के किस करने लगा। ये मिंजू तो पहली बार किसी लड़के को और एक लड़के को किस करते हुए देख रहे थे, वो भी लाइव। उनका पूरा मुंह तो खुल चुका था। वांग जी ने देखा विभूषण किस बैक नहीं कर रहा है, तो वांग जी ने किस को रद्द कर दिया और बोला, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो? जाना है क्या नहीं के पास? उसे किस करना है? विभूषण वांग जी को और कुछ बोलने नहीं दिया और सीधा वांग जी को किस करने लगा। चैंग ने कहा शीचन के कान में, अच्छा हुआ शियान के पापा को मैंने मना कर दिया आज यहाँ आने के लिए। मुझे तो लगता है मौसा जी के सामने ही ये दोनों शुरू हो जाते। इसके बाद विभूषण खुद को और रोक नहीं पाया। उसका बिग बनी नींद से जाग जो चुका था और भूखा भी था, इसलिए लिटिल लाइन को साथ लेकर विभूषण वहाँ से जाने लगा। चैंग ने कहा, शियान मेरे रूम पर चले जाओ, आज रात में शीचन के साथ गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। शीचन गुस्से में घूर के देखता है चैंग को और बोलता है, तुम दोनों भाई एक नंबर के सिमलेस हो और तुम दोनों ने मेरे भाई को भी सिमलेस बना दिया है। ये मिंजू अब जाकर बोला, शीचन मुझे जो देखना था जो सुनना था मैंने देख लिया, सुन लिया और समझ भी गया। विभूषण से कह देना आगे से हुआ संग अब कभी भी उसकी जिंदगी में परेशानी नहीं लाएगा, और एक बात बोल देना उसे मेरी ओर से सॉरी, जो शायद विभूषण सुनना चाहता था। बोलकर फिर से दो झापर लगाकर लेकर चले गए वहां से, और जाते जाते बोला भी, जितनी खुजली हो रही है घर चल, मार के चमड़े ही निकाल दूंगा, देखता हूँ फिर कैसे तू खुजलाता है। अब नेक्स्ट डे शियान के पापा मिस्टर वे आकर शियान और वांग जी से मिलकर गए। फिर शियान और वांग जी वहाँ से घूमने निकल गए। शीचन घर जाना चाहता था लेकिन चैंग ने रोक लिया और बोला, मैंने छुट्टी लिया है कुछ दिनों के लिए और तुमने भी लिया है, तो कुछ दिन यहाँ रुक कर जाओ, हम भी इधर उधर घूम लेंगे। शीचन भी राजी हो गया और रह गया। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी शियान की जिंदगी बड़े मजे में चल रहा था। चाहे शियान को टूटा हुआ फोन ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, फिर भी जिंदगी मस्त चल रहा था। चाहे वांग जी अभी बात बात पर जेलस होकर शियान पर प्यार भरी टॉर्चर ही क्यों ना करे, फिर भी जिंदगी मस्त चल रहा था शियान का। लिए हुए संघ के आकर जाने के बाद से तो वांग जी पूरा का पूरा हिटलर बन चुका था और विभूषण बिना शादी की ही जो रुका गुलाम बन गया था। होता है ना, जब आसपास डेंजर हो तो तुम्हें फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। अभी विभूषण का हाल भी कुछ ऐसा ही था वांग जी के डर से। विभूषण अभी फूक फूक के ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ भी बात करता था। हाल ही में विभूषण के ऑफिस का काम बढ़ गया था, इसलिए दिमाग खराब भी हो रहा था विभूषण का, और इसी वजह से सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कृपया इसका सेवन करने से खुद को रोकिए। और इसी वजह से विभूषण बहुत ज्यादा ही सिगरेट पी रहा था जो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और इसी वजह से एक दिन वांग जी ने विभूषण के हाथ से उसका सिगरेट का पैकेट छीन लिया और बोला, देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पीना बंद करो नहीं तो मैं भी शुरू कर दूंगा पीना। वैसे भी तुम्हारी सिगरेट की स्मेल मुझे बहुत पसंद है। सिगरेट पीने के बाद जब तुम किस करते हो तो मेंथल वाली स्मेल आती है, ऐसा लगता है माउथ फ्रेशनर यूज करके आए हो। क्या मैं भी ट्राई करूँ? विभूषण ने कहा, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं शियान, तुम भी तो पीते हो ना? विभूषण ने कहा, बेबी ये अच्छी चीज नहीं है, मेरी आदत है, पता है मुझे ये अच्छी आदत नहीं है, फिर भी पीता हूँ मैं। वांग जी ने कहा, अच्छी आदत नहीं है फिर भी पीते हो, क्यों पीना जरूरी है? पीना छोड़ नहीं सकते? मेरे लिए नहीं छोड़ सकते? विभूषण ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ और मैं सिगरेट भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वांग जी ने कहा, इसके बदले क्या चाहते हो? जो बोलोगे मैं वही करूंगा और जो मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूंगा। विभूषण ने कहा, पता है मैं ना 2 दिन पहले एक आंटी के चैनल पर गया था जहाँ वो लाइव आई थी। ये आंटी फैन फिक्शन सुनाती है, इनका 4-5 चैनल है। वो आंटी ने कहा, लड़के भी अभी बच्चा पैदा कर सकता है, साइंस अभी बहुत आगे चला गया है, और उन्होंने मुझे प्रोसेस के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? वो तुम्हें बच्चे पसंद है ना, इसलिए बोला मैंने, और मॉम को भी फिर तुम्हें लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनते ही वांग जी का मुंह उतर गया। वांग जी ने बोला, क्या तुम्हें बेबी चाहिए शियान? सच बताना। शियान ने कहा, वैसे भी बच्चे शैतान का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है वांग जी, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ मॉम भी सही कहती है, अपना बच्चा होना जरूरी है। वांग जी ने कहा, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए बेबीज पैदा करूँ, यही ना? शियान ने कहा, अगर तुम चाहो तो ही, नहीं तो हम बाद में सरोगेसी कर लेंगे। सरोगेसी सुनते ही वांग जी का दिमाग घूम गया। वांग जी अभी सोच में पड़ गया, अगर किसी लड़की ने सरोगेसी किया तो विभूषण तो उस लड़की का कितना ध्यान रखेगा, फिर तो वांग जी का पत्ता साफ, फिर वांग जी का प्यार बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं ही बेबीज पैदा कर देता हूँ। वांग जी ने कहा, ओके मैं रेडी हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, बेबीज के बदले तुम्हें सिगरेट छोड़ना ही पड़ेगा। ओके डन, शियान ने कहा। वांग जी ने कहा, शियान बेबीज होने के पहले क्या हम लोग शादी कर सकते हैं? विभूषण ने कहा, हाँ करूँगा, मैंने इस बारे में सोचा भी है। जब हम दोनों 30 का हो जाएंगे तब मैं और तुम शादी कर लेंगे। अभी ऐसे ही लिव इन रिलेशन में रहते हैं, तब तक शायद मॉम भी मान जाएगी। विभूषण बार बार अपने मॉम के बारे में ही आज बात कर रहा था, खुद के बिना जाने ही, और इस बात को वांग जी नोटिस कर रहा था। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था शियान के लिए। वांग जी को पता चल रहा था शियान अभी अपने मॉम को कितना मिस कर रहा है, बस दिखा नहीं पा रहा है। वांग जी को भी अपने मॉम के बारे में सोच कर ही बुरा लग रहा था। वांग जी भी अपने मॉम को मिस करता है। वांग जी ने तो बस अपने मॉम को
तस्वीरों में ही देखा है। वांगची माँ का प्यार क्या होता है ये नहीं जान पाया, कभी भी नहीं। इसलिए वांगची ने सोचा अगर वो खुद बेबीज पैदा करके दे तो विभूषण की मॉम उससे खुश हो जाएगी और वो भी एक माँ की तरह ही उससे प्यार करेगी। वांगची ने कहा, शियान तुम क्या अभी शादी कर सकते हो मुझसे? मैं सच में रेडी हूँ बेबीज के लिए। विभूषण ने कहा, वांगची मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वांगची ने कहा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बेबीज पसंद है, मुझे चाहिए, अपना बेबी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या हम शादी कर सकते हैं? विभूषण ने कहा, शादी करना जरूरी है, हम लड़के हैं, बिना शादी के भी रह सकते हैं एक साथ लिव इन रिलेशन में। वांगची ने कहा, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ रहना है तो शादी करो मुझसे। विभूषण ने कहा, पहले 30 का तो हो जाओ, अभी हम दोनों ही छोटे हैं। वांगची ने कहा, अच्छा शादी करने के लिए हम छोटे हैं, तो वो सब तुम करते हो मेरे साथ बेड में, वो सब करने के लिए हम दोनों छोटे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, अब हम छोटे बच्चे हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक बात जान लो, हम वो सब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब तो शादी के बाद ही लोग करते हैं ना एक दूसरे के साथ। आज से तुम अलग सोओगे और मैं अलग सोऊंगा, बोलकर वांगची विभूषण के सिगरेट के पैकेट को लेकर एक कमरे में भाग जाता है। विभूषण देखता है उसके सिगरेट का पैकेट की जान खतरे में है, इसलिए विभूषण भी भागता है वांगची के पीछे। वांगची दरवाजा बंद कर पाता इससे पहले ही विभूषण वांगची को धक्का देकर अंदर आ जाता है। वांगची ने कहा, देखो ये ना चोल बे, हर टाइम क्या तुम ही अपने मन के करोगे? विभूषण ने अब कहा, हाँ करूंगा तो क्या कर लोगे? वांगची ने कहा, क्या ही कर सकता हूँ, तुम कुछ करने देते हो तो ना करूँ मैं। विभूषण आगे बढ़कर वांगची के हाथों से सिगरेट का पैकेट लेकर बेड पर फेंक देता है और वांगची को कमर से पकड़ के कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, मैं अभी जिंदा हूँ। बोलकर वांगची को किस करने जा ही रहा था, वांगची ने रोक लिया और बोला, शादी कर लो ना फिर मुझसे, प्लीज, ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत पहले से ही तुम्हें बोलना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। आज जब तुम बेबीज के बारे में बोल रहे हो तो मैं भी बोल पा रहा हूँ। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम मुझे लेकर कितना सीरियस हो। मैं भी हम दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हूँ। क्या हम शादी कर ले जल्दी से? विभूषण ने एक नोटी सी मुस्कान देते हुए कहा, करेंगे ना शादी, पहले सुहागरात तो मना ले, उसके बाद शादी करेंगे। वांगची को पता चल रहा था विभूषण बात को घुमा रहा है, लेकिन क्या ही कर सकता है वांगची, विभूषण को वो रोक नहीं सकता, इसलिए दोनों आज फिर से इंटीमेट हो गए। आज वांगची उदास था, विभूषण देख पा रहा था, इसलिए विभूषण ने कुछ सोचा। असल में वांगची कुछ मांगे और विभूषण ये ना दे, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए शादी तो अब होकर ही रहेगी। विभूषण ने सोच लिया सरप्राइज शादी करनी है विभूषण को वांगची से, इसलिए सुबह होते ही विभूषण ने सबसे पहले कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया यानी चैंग और शिचन को और अपने प्लान के बारे में सब बताया। शिचन और चैंग ने शादी करवाने की जिम्मेदारी उठा ली। शियान वांग की स्पेशल मैरिज होने वाली थी अब, जो वांगची को बिल्कुल नहीं पता था, उसे सरप्राइज मिलने वाला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, शादी की डेट भी मिल गया, सब खुश थे, बस वांगची को छोड़कर। वांगची तो अब रोज रोज शियान को बोलने लगा शादी के बारे में, वो तो शियान ही था जो इस बात को इग्नोर कर रहा था। वांगची को तो अब डर लगने लगा था, क्या सच में विभूषण उससे प्यार करता है? अगर प्यार करता है तो इस प्यार को नाम क्यों नहीं दे रहा है? वांगची जितना परेशान खुद को कर रहा था, विभूषण को उससे ज्यादा, उससे दुगना परेशान कर रहा था। अब लास्ट में इरिटेट होकर विभूषण ने वांगची को पनिशमेंट देने की शुरुआत कर दिया, और कोई ऐसी वैसी पनिशमेंट नहीं था, ये वांगची के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट था, जिस पनिशमेंट को देकर विभूषण को तो मजा आता था, लेकिन बेचारा वांगची की हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि हर बार वांगची आखिर में बेहोशी हो जाता था। असल में वांगची सच में शियान का दिमाग खराब कर रहा था शादी के बारे में बोल बोलकर, इसलिए एक दिन शियान ने वांगची को पनिशमेंट दिया, और ये वाला पनिशमेंट इतना हॉट था कि वांगची तो ये सह नहीं पा रहा था और बहुत ज्यादा ही तड़प रहा था। लेकिन शियान की हालत वांगची को ऐसे तड़पते हुए देखकर और खराब हो रहा था। वांगची की इतनी मेसी हालत को देखकर विभूषण की उस रात दिमाग घूम गया और पनिशमेंट के बाद खुद भी वांगची के साथ पूरी रात इंटीमेट हुआ। अब जब भी वांगची विभूषण को किसी भी चीज के लिए परेशान करता है तो विभूषण अपनी टॉयज निकाल लेता है और उसके इस्तेमाल से वांगची को बहुत ज्यादा ही पनिश करता है। अब तो ये रोज का हो चुका था इन दोनों के लिए। ऐसे ही एक दिन विभूषण ऑनलाइन कुछ टॉयज देख रहा था रात को वांगची के साथ खेलने के लिए, कोई नया आइटम मार्केट में आया है या नहीं ये देखने, तो विभूषण की नजर पड़ गई एक दवाई पर, जिस दवाई का नाम था हॉर्स पावर। अब तुम लोगों को और खुलकर क्या ही बताऊं, तुम लोगों को अच्छे से पता चल रहा है ये किस चीज की दवाई है। विभूषण ने आज उस दवाई को ऑर्डर कर दिया और विभूषण को लगा इस दवाई को लेने के बाद शायद विभूषण के अंदर भी सच में हॉर्स पावर आ जाएगा और विभूषण फिर वांगची के साथ रात भर रेस कर पाएगा, वो भी बिना थके हारे। विभूषण ने ऑर्डर कर दिया और डिलीवरी भी हो गया विभूषण के ऑफिस में। विभूषण अपना सारा ऑनलाइन चीजें ऑफिस के पते पर भी मांगता था और हमेशा ही एक ही लड़का आता था जो विभूषण ये सभी वस्तुएं देकर जाता था। आज भी वही लड़का आया। इस लड़के को पता होता था विभूषण क्या क्या खिलौना मंगवाता रहता है, लेकिन इस बार विभूषण ने इतनी ज्यादा पावर की मेडिसिन मंगवाई है। ये देखकर तो लड़का थोड़ा शॉक में ही था, इसलिए आज जाते टाइम ये लड़का खुद को रोक नहीं पाया और बोला विभूषण को, सर सुनिए। विभूषण जा रहा था, रुक गया और बोला, हाँ बोलो। उस लड़के ने एक गल्फ किया और बोला, फिर वो ये सर वो ये जो आप हमेशा ही सभी चीज़ें, ये सभी टॉयज मतलब ये सभी चीज़ें मंगवाते हैं और आज आपने ये दवाई मंगवाई है, आप शायद अपने वाइफ के साथ ड्राइविंग करते हो ये सभी चीज़ें,
तो मुझे बस इतना जानना है, क्या उसके बाद आपकी वाइफ सही सलामत रहती है भी या नहीं? विभूषण ने घूर के देखा उस लड़के को और बोला, मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन उसके बदले तेरे सामने के 2 दांत में निकालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज तूने जो सवाल मुझे पूछा है वही सवाल किसी और से भी तू पूछे। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय सीधा भाग भाग डी के बोझ भाग भाग डी के भाग हो गया। उसके बाद से कभी भी विभूषण को वो लड़का नजर नहीं आया। विभूषण आज जल्दी ऑफिस से घर चला जाता है। आज काम जो करना था उसको वांगजी के संग घर जाने के टाइम आज वांगजी के लिए पियोनी फ्लावर भी लेकर जाता है विभूषण, वांगजी का फेवरेट। साथ में आज बिरयानी भी लेकर जाता है, ये भी वांगजी का फेवरेट। अब तो ऐसा लग रहा था बकरे को हलाल करने की तैयारी चल रही है, खिला पिला के तोहफे दिला के। विभूषण घर में घुसता ही है कि वांगजी आकर सीधा विभूषण को हक कर लेता है और एक छोटू सा स्माइल देकर विभूषण के लिप्स पर एक छोटू सा किस कर देता है। विभूषण देखता है वांगजी आज बड़ा खुश है। विभूषण पूछता है, कुछ हुआ है क्या? आज मुझे परेशान नहीं कर रहे हो तुम, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। बताओ मुझे क्या बात है? वांगजी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही खुश हूँ मैं। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे कुछ देखकर? विभूषण ने कहा, तेरे चेहरे का नूर मेरे दिल का सुरूर, तेरे चेहरे का स्माइल कर देता है मेरे दिल को घायल। वांगजी ने हंसते हुए कहा, शायर जी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपके शायरी से पेट नहीं भरने वाला, कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना भी पड़ेगा। विभूषण ने कहा, आज बाहर से खाना लाया हूँ, फ्रेश होकर आकर खाना लगाता हूँ, ओके बाबे। वांगजी ने कहा, मेरे होने वाले हस्बैंड आज ये काम मैं ही कर देता हूँ, आप जाइए और फ्रेश होकर आइए। वांगजी को पियोनी फ्लावर देकर एक छोटा सा किस करके विभूषण वहाँ से चला जाता है। आज पियोनी फ्लावर पाकर वांगजी और खुश हो गया था और किचन की ओर चला गया था। विभूषण भी अपने रूम में आ गया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होते टाइम सोचा, आज वांगजी बड़ा खुश है, आज ही इस दवाई को ट्राई करूंगा। बाथरूम से बाहर आकर ही विभूषण ने हॉर्स पावर वाली दवाई खा लिया, क्योंकि इतना तो विभूषण को पता ही था दवाई अपना असर थोड़ी देर बाद ही दिखाएगा, संग संग नहीं। विभूषण फिर ज्यादा है खाना खाने। वांगजी आज बड़े प्यार से विभूषण को देख रहा था। अभी वांगजी विभूषण के लैब पर ही बैठा था और विभूषण के हाथों से बिरयानी खा रहा था। आज विभूषण खुद भी वांगजी को खिलाते खिलाते खा रहा था। बेचारे को डर जो था, अगर दवाई ने अभी एक्शन चालू कर दिया तो फिर खाना तो नसीब में नहीं लिखा होगा। आज फिर वांगजी को खाकर ही पेट भरना पड़ेगा विभूषण को। खाना खाना हो जाने के बाद विभूषण वांगजी को कैरी कर लेता है और बेडरूम में ले जाता है। तब तक दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। वांगजी के मन में आज चल रहा था, आज इंटीमेट होते होते विभूषण को शादी के लिए मना ही लूंगा। इसलिए वांगजी आज कुछ ज्यादा ही लवडे भी हो रहा था विभूषण के साथ। वांगजी को क्या पता था वांगजी कितने बड़े खतरे में है। विभूषण वांगजी को बेड में लिटा के इसके ऊपर आ जाता है और वांगजी को अंग्रेजी किस करने लगता है। फिर दोनों बिजी हो जाते हैं रफली लव मेकिंग करने में। पहला राउंड ही 2 घंटे तक चलता है। पहले तो वांगजी को मजा आ रहा था, वांगजी विभूषण का नाम लेकर चीख भी रहा था, लेकिन वांगजी को क्या ही पता था आज ये ही मजा सजा में बदलने वाली है। पहले राउंड हो जाने के बाद वांगजी ने देखा विभूषण अभी भी वांगजी के अंदर ही है। वांगजी ने कहा, निकलो मेरे अंदर से। विभूषण ने झट से वांगजी को एक किस किया और बोला, बेबी और एक बार। वांगजी भी मान गया, लेकिन आज विभूषण का बेबी और एक बार बोलना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी की हालत अभी इतना ज्यादा खराब हो गया था, आंखों के आंसू और होठ भी सूख गए थे वांगजी के। अभी वांगजी के मुंह से दर्द की आवाज भी निकलना बंद हो गया था। वांगजी ने बहुत ही मुश्किल से बोला, शियन प्लीज हो गया। और नहीं प्लीज। विभूषण देख पा रहा था वांगजी और विभूषण को नहीं ले पा रहा है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, लेकिन विभूषण अभी रुक नहीं पा रहा था। विभूषण ने कहा, बेबी बस और एक राउंड, उसके बाद में रुक जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन सूरज चाचू ने आकर देखा इन दोनों का नाइट का कार्यक्रम अभी तक चालू रखा है दोनों ने। वांगजी बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वांगजी अब शियन को अपने हाथों से पुश करने लगा था और बोलने लगा था, प्लीज रुक जाओ शियन, और नहीं रुक जाओ, क्या हो गया है तुम्हें, हम फिर बाद में कर लेंगे ना, अभी के लिए रुक जाओ प्लीज। लेकिन विभूषण ने वांगजी के मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया और बोला, शट योर माउथ, कुछ मत बोलो अभी, नहीं तो मेरा और लेट होगा। बोलकर विभूषण अपने स्पीड को और बढ़ा देता है जल्दी से सेटिस्फाई होने के लिए, और वांगजी जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन विभूषण वांगजी के आंसू को देखकर भी खुद को रोक नहीं पाता है और लगा रहता है अपने काम में। आखिर में 7 राउंड होने के बाद 8वां राउंड भी हो जाता है। विभूषण भी थक गया था, इसलिए वांगजी के ऊपर ही गिर जाता है थक हार के। वांगजी जब देखता है विभूषण ने उसे छोड़ दिया है, वांगजी बहुत मुश्किल से उठ बैठता है। दर्द के मारे हालत टाइट हो गई थी वांगजी की, लेकिन अभी वांगजी दूसरे कमरे में जाना चाहता था। इस डेविल विभूषण से दूर वांगजी उठकर बैठने जा ही रहा था। विभूषण ने फिर से वांगजी को बेड पर ही लिटा दिया और बोला, तुम अभी जा नहीं सकते, मेरा अभी भी नहीं हुआ है। वांगजी का अभी मन हो रहा था विभूषण का गला दबा दे, लेकिन उससे पहले ही विभूषण ने वांगजी को उल्टा करके लिटा दिया और फिर से खुद को वांगजी के अंदर डाल दिया। वांगजी अब चीखने लगा और रोने भी लगा। वांगजी विभूषण से दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारे कांडेश्वर बाबा ने जो कांड किया है, हॉर्स पावर खाकर जो फोर्स लगा रहा है विभूषण, अभी इससे बच के जाना वांगजी के लिए अभी मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। दवाई का नाम हॉर्स पावर नहीं, फोर्स पावर ही होना चाहिए था सच में। वांगजी ने कहा, मार डालोगे क्या मुझे? विभूषण ने कहा, वांगजी प्लीज डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और लेट होगा मुझे। वांगजी ने कहा, अभी कितना अच्छा हो रहा है मेरे साथ, जो बाद में और बुरा होगा। विभूषण कहता है, शट अप वांगजी, परेशान मत करो। ऐसे दोपहर हो जाता है, फिर भी शियान खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। शियान को अभी वांगजी के लिए बुरा लग रहा था,
लेकिन फिर भी शियान ने अभी भी दवाई वाली बात नहीं बताया था वांगी को। वांगी कह रहा था, शियान क्या हुआ है तुम्हें, तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो, एक काम करो प्लीज, जाकर ठंडे पानी से नहा के आओ, मुझसे और नहीं हो रहा है। वांगी भी अब विभूषण के लिए परेशान हो रहा था। विभूषण वांगी से दूर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन दूर हो गया क्योंकि उसे पता था वांगी की हालत अभी कितना खराब हो गया है। विभूषण जाता है और पूरे 2 घंटे ठंडे पानी से बात लेता है, खुद को खुद ही को शांत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन विभूषण देख पा रहा था, विभूषण जितना खुद को टच करके शांत करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही विभूषण के बिग बनी फुदक रहा था वांगी की गुफा के अंदर जाने के लिए। विभूषण जब बाथरूम से निकला तो वांगी बोल पड़ा, 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तुम्हारा बनी अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ। विभूषण कहता है, वांगी बेबी बस और एक बार दे दो, दर्द हो रहा है। वांगी बेड के चद्दर को खींच के अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है, नहीं दूर रहो मुझसे, मुझे इतनी जल्दी मरना तो रही है, तुम जाओ और ठंडे पानी पियो। विभूषण ऐसा हाल में ही किचन में चला जाता है और फ्रिज से 2 बोतल पानी निकाल कर पी लेता है, लेकिन फिर भी शांत नहीं हुआ बिग बनी। अपने ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया, फिर भी शांत नहीं हुआ बिग बनी। आखिर में विभूषण ने अपने पैंट को ही पहन लिया, छोटे वाले समझ जाओ, और फ्रिज से बर्फ निकाल कर अपने पैंट में डाल दिया और बिग बनी को उस बर्फ से शांत करने लगा। लेकिन फिर भी विभूषण के बिग बनी का फीवर उतरा नहीं, उल्टा बिग बनी का बुखार और बढ़ गया। विभूषण इरिटेट हो गया। विभूषण फिर से रूम के अंदर आ गया और फिर वांगी के ऊपर चढ़ गया। वांगी कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए, क्या अच्छा फील नहीं हो रहा है। विभूषण का अभी दवाई का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। विभूषण ने कहा, अच्छा फील तो तुम करवाओगे मुझे, बोलकर वांगी के नेक पे अपना नोज रगड़ने लगा। वांगी अब डर चुका था और बोल रहा था, नहीं शियान फिर से नहीं, और नहीं दर्द हो रहा है मुझे। विभूषण ने कहा, वांगी प्लीज और एक बार, प्लीज बस और एक बार मेरे बिग बनी को अपनी गुफा के अंदर एंट्री मारने दो। वांगी ने विभूषण को पुश करते हुए बोला, नो 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 एंट्री, निकलो रूम से तुम, अभी कोई एंट्री वेंट्री नहीं मिलेगी। अब विभूषण ने कहा, अब ये तो नहीं हो सकता वांगी, मैंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन खुद से मैं खुद को शांत नहीं कर पाऊंगा, अब तुम ही हो जो मुझे शांत करवाओगे। बोलकर विभूषण फिर से वांगी के साथ इस बार फोर्सफुली ही लव मेकिंग करने लगा। ऐसे ही दोनों ने 2 दिन बिता दिए। 2 दिन बाद जब विभूषण शांत हुआ तब वांगी की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। वांगी बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। अभी वांगी विभूषण को डांटने में बिजी था और विभूषण वांगी की डांट खाने में बिजी था। विभूषण कह रहा था, ओके बाबा और अच्छे से डांट लेना, पहले मेडिसिन तो ले लो, दर्द कम होगा। बोलकर विभूषण ने 2 बिस्किट खिलाकर वांगी को मेडिसिन खिला दिया। मेडिसिन खाने के बाद वांगी ने फिर से अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया। वांगी अभी बोल रहा था, तुम बहुत बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगा, देख लेना तुम सच में बुरे हो, एक बार भी मेरे हालत के बारे में नहीं सोचा, मेरे पे तरस नहीं आया तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं भाई को बोल दूंगा। विभूषण ने वांगी का मुंह दबा दिया और बोला, ये सारी बातें अपने भाई को कौन बोलता है। वांगी ने विभूषण का हाथ हटाया और बोला, मैं बोलता हूँ। विभूषण ने कहा, मेरा दोष नहीं था वांगी। वांगी ने कहा, फिर किसका दोष था। विभूषण ने कहा, उस दवाई का, बोलकर अटक गया वहीं पर, क्योंकि दवाई वाली बात विभूषण को छुपाना था वांगी से, लेकिन फ्लो में बोल दिया। तभी वांगी विभूषण के ओर हैरानी से देखता है और पूछता है, मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन। विभूषण अब चोरी पकड़ी गई टाइप का स्माइलिंग देता है वांगी को और बोलता है, वो मैं वांगी ने अपने छोटे छोटे आंखों को और छोटी छोटी करते हुए बोला, वो क्या शियन, बोल लो। विभूषण ने कहा, वांगी वो मैं चाहता था मैं नॉन स्टॉप तुम्हारे साथ प्यार करूं बेड पर, इसलिए मैंने बस एक छोटा सा दवाई ऑर्डर कर दिया था जो मैंने खा भी लिया था और उसके बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए वो मैं खुद को लव मेकिंग करने से रोक नहीं पाया तुम्हारे साथ। सुनते ही वांगी का मुंह खुल गया। वांगी बहुत ही मुश्किल से उठ बैठा। वांगी ने कहा, तुमने इस चीज के लिए दवाई ली, एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं। तुम खुद देखो मुझे कितना पेन हुआ है, मुझे ब्लीडिंग भी हुआ है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे भी तुम जितना भी करते हो मेरे साथ मेरी हालत बुरी हो जाती है, और तुमने ये क्या किया, अब दूर रहो मुझसे, तुम नॉर्मली इतने खतरनाक हो, तुम्हें क्या जरूरत थी दवाई खाने की। और ये सभी बातों को बोलने के बाद वांगी विभूषण के बालों को खींचने लगा और बोलने लगा, बहुत बुरे हो तुम, हर टाइम अपनी मर्जी का करते हो और कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो, मैं मार डालूंगा तुम्हें। विभूषण अभी चीख रहा था, छोड़ो वांगी, नहीं तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जल्दी ही शादी से पहले गंजा हो जाएगा। और वांगी इतना मासूम था कि विभूषण के बातों में आकर विभूषण के बालों को छोड़ भी देता है, लेकिन उसके बदले पिल्लो उठा लेता है और विभूषण से पिल्लो से मारने लगता है। अब विभूषण फिर से बोला, वांगी ये तुम्हारा फेवरेट पिल्लो है, देखो शिनचैन की तस्वीर है, अगर मुझे मारते टाइम ये फट जाएगा तो मैं दूसरा खरीद के नहीं दूंगा तुम्हें। वांगी ने देखा, हाँ भाई ये तो शिनचैन वाला पिल्लो ही है। वांगी ने पिल्लो को बेड के साइड में फेंक दिया और बोला, तुम्हें अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा था तुम कुछ तो कर ही सकते थे। विभूषण ने कहा, नहीं ना बेबी, दूसरा कुछ और नहीं कर सकता था, लेकिन जो कर सकता था मैंने वही किया, और देखो मैं अभी ठीक हूँ। वांगी ने कहा, डेविल कहीं के, तुम तो ठीक हो लेकिन मैं तो अब ठीक नहीं रहा, बहुत बुरे हो तुम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे। विभूषण ने कहा, अच्छा और डॉक्टर को मैं क्या कहता। वांगी कहने गया, तुम बोलते तुम्हें सेक्स, लेकिन अटक गया, शर्म आ गया वांगी। विभूषण ने कहा, बोलो ना मैं क्या कहता, नेक्स्ट बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। वांगी ने अब फिर से शिनचैन वाला पिल्लो उठा लिया और विभूषण के मुंह पर मार दिया और बोला, शेमलेस, अब से तुम प्रॉमिस करो ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं करोगे। विभूषण ने कहा, ओके बाबा नहीं करूंगा, अब खुश, अब बस टॉय से ही काम चला लूंगा।
चलो तुम्हें ले चलता हूँ बाथरूम में, बोलकर आगे बढ़ा ही था विभूषण। वांगची ने विभूषण को घूर के देखा और रोक दिया ये बोलकर, आज कुछ भी हो जाए तुम मेरे करीब भी नहीं आना, बहुत मारूंगा मैं, बोलकर वांगची उठने जाता है लेकिन उठ नहीं पाता। विभूषण कहता भी है मैं लेकर जाता हूँ, लेकिन आज फिर से और रिस्क नहीं लेना था वांगची को। अब विभूषण क्या ही करे, नीचे चला गया खाना बनाने। कुछ टाइम बाद जब आया तो देखा वांगची सो रहा है। विभूषण ने वांगची के सर को चूमा और वांगची को उठाकर खाना खिलाया, फिर से दवाई खिलाया। अब जाके वांगची को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। विभूषण ने भी पेन किलर खा ही लिया था भाई, 2 दिन से इतना कसरत कर जो रहा था, इस वजह से बॉडी पेन तो विभूषण का भी हो रहा था। वांगची अब फिर से उठ के बैठने लगा तो विभूषण ने कहा बेबी सच बोल रहा हूँ, अब कुछ नहीं करूंगा, मैं लेकर चलता हूँ ना। लेकिन वांगची नहीं माना और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाथरूम में घुस गया। वांगची को अच्छे से पता था वांगची को नहाते हुए देखकर विभूषण खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बाथरूम में ही बेबी और एक बार बोलकर शुरू हो जाता है। इसलिए आज तो वांगची ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। इधर वांगची के जाने के बाद विभूषण को वांगची के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वो ऐसे ही वांगची की हालत कितना खराब कर देता है। तो अब तो वो दवाई खाकर उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बेचारा वांगची चलने के भी हाल में नहीं है। विभूषण ने टाइम देखा, वांगची को बाथरूम में गए हुए आधे घंटे हो चुका था। विभूषण बेड से उठकर गया और बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए वांगची को बुलाया, लेकिन वांगची ने कोई आंसर नहीं दिया। अब विभूषण को डर लगने लगा। विभूषण दरवाजे को पीटते हुए वांगची को बुलाने लगा। यहाँ एक बात थी, आज तक विभूषण ने जिस घर में भी था कभी भी उस घर के बाथरूम के दरवाजे में लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि शियान को उस टाइम वांगची पर नजर जो रखना होता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए शियान के घर के बाथरूम में अभी लॉक लगा हुआ था। अभी ये लॉक ही शियान वांग के बीच का दीवार बन चुका था। विभूषण अभी वांगची का नाम लेकर ऑलरेडी चीख रहा था, लेकिन वांगची है कि दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। विभूषण कहा वांगची तुम मुझे डरा रहे हो, मैं लॉक को तोड़ रहा हूँ, अगर ये किसी भी तरह का मजाक हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ रखना वांगची। इसके बाद विभूषण ने लॉक को तोड़ दिया और दरवाजा खुलकर अंदर आया तो अंदर कोई नहीं था। विभूषण ने वांगची का नाम लिया और अंदर गया। जब विभूषण बाथटब के पास पहुंचा तो देखा वांगची बाथटब के अंदर बेहोश हुआ पड़ा है। विभूषण जल्दी से वांगची को कैरी कर लेता है और रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाता है। अब कोई ऐसा सोच नहीं लेना वांगची प्रेग्नेंट हो गया है इसलिए बेहोश हो गया है, माजरा तो कुछ और ही था। आगे देखते हैं। विभूषण जल्दी से वांगची के कपड़े निकाल कर ले आता है और वांगची को पहनाने जाता है, क्योंकि वांगची नैकेड था। पैंट तो पहना देता है, लेकिन जब शर्ट पहनाने जाता है तो देखता है पिलो पर ब्लड लगा हुआ है। विभूषण जल्दी से देखता है वांगची के सर के पीछे से ब्लड आ रहा था। विभूषण वांगची के गालों पर थपथपाता है, वांगची नहीं उठता है। विभूषण फिर से वांगची के चेहरे पर पानी छिड़कता है तो वांगची भी अब होश में आने लगता है और तब तक डॉक्टर भी आ गए थे और फिर वांगची का ट्रीटमेंट कर भी देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद विभूषण आकर सीधा वांगची को हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। विभूषण अभी एक बच्चे की तरह रो रहा था। वांगची के बॉडी में पेन तो था, अभी सर में भी पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वांगची बहुत ही प्यार से विभूषण को हक के रखा हुआ था। विभूषण के पीठ को सहलाते हुए बोल रहा था वांगची, क्या मैं मर गया हूँ जो ऐसे रो रहे हो? विभूषण ने रोते रोते कहा, प्लीज बोबो ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें कुछ हो जाए इससे पहले मैं मर जाऊंगा। फिर वांगची के चेहरे को पकड़ के विभूषण ने पूछा, बेबी मुझे बताओ क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें चोट कैसे लग गई? वांगची ने कहा, वो मैं खड़ा होकर शावर नहीं ले पा रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए सोचा बाथटब में जाकर गर्म पानी से नहा लूं। लेकिन जब मैं बाथटब पर बैठने गया तो डिसबैलेंस हो गया और फिर बाथटब में ही गिर गया और मुझे लगता है बाथटब के साइड पर मेरा सर लग गया होगा, इसलिए शायद बेहोश हो गया था मैं। क्या करूँ बोलो, तुमने चलने लायक भी नहीं छोड़ा है मुझे, बोलकर वांगची अपने होठों को पावटी कर लेता है। और ये देखकर विभूषण बहुत ही जेंटली वांगची को एक किस करता है और बोलता है, वांगची तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया था, अब से तुम बाथरूम में लॉक मत लगाना प्लीज। वांगची ने कहा, अच्छा मैं लॉक नहीं लगाओ और तुम आकर मेरा फायदा उठाओ। विभूषण ने वांगची के चेहरे को चूमते हुए बोला, अब से दरवाजे पर लॉक ही नहीं लगाऊंगा तो तुम अंदर से लॉक कैसे लगाओगे? वांगची ने कहा, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा, बिल्कुल भी अंदर से लॉक नहीं करूंगा दरवाजा, ओके? हर बार बात मनवा लेते हो मुझसे। विभूषण कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है? वांगची कहता है, हो रहा है, तुम्हें ऐसे देखकर प्लीज रोना बंद करो, देखो मुझे पता है तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं होगा, अब रोना बंद कर दो प्लीज। उसके बाद विभूषण वांगची का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखता है। वांगची को तो जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता है, पूरा बेड रेस्ट पर ही रख देता है विभूषण वांगची को। ऑफिस का काम इंडिया पर छोड़कर पूरे हफ्ते घर में ही वांगची के साथ बैठा रहता है। एक हफ्ते बाद विभूषण ऑफिस जाता है और दोपहर को जब घर आता है तब देखता है वांगची सोफे पर बैठ के अपने हाथ में दवाई लगा रहा था। विभूषण जल्दी से आता है और बोलता है, हाथ कट गया है क्या वांगची, दवाई लगा रही हो? वांगची ने अपने हाथों को पीछे छुपाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम बैठो मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए, बोलकर वांगची विभूषण के लिए पानी लाने चला गया और एक पानी का ग्लास लाकर विभूषण को दे भी दिया। विभूषण ने पानी का ग्लास नहीं वांगची का हाथ पकड़ लिया और वांगची को अपने लैब में बिठा लिया। विभूषण ने कहा, हाथ दिखाओ अपना। वांगची ने कहा, दिखा रहा हूँ, पहले पानी तो पी लो। विभूषण ने पानी पी लिया और वांगची के हथेली को देखा और गुस्से में बोला, ये कैसे हुआ? वांगची ने कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है कुछ भी। विभूषण अपने गर्म दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए बोला, सॉरी। वांगची ने कहा, सॉरी मत बोलो, ये तो तुम्हारा प्यार है मेरे लिए। विभूषण ने अब बड़े प्यार से कहा, अच्छा जी मक्खन लगा रहे हो मुझे, मक्खन लगाना भी सीख गए हो अच्छे से। फिर वांगची के हथेली को चूमते हुए बोला, ओके तो अब बताओ तुम्हारी हथेली पर ये कट कैसे आ गए, क्या खाना बना रहे थे?
क्या खाना बनाने टाइम नाइफ से कट गया? वांग जी ने कहा, नहीं शियान, मैंने खाना नहीं बनाया, सच बोल रहा हूँ। विभूषण ने कहा, फिर कैसे हुआ? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, सच बोल रहा हूँ। विभूषण ने कहा, मुझसे मत छुपाओ वांग जी, क्या कर रहे थे तुम नाइफ से, जो इतने सारे घाव मिले हैं तुम्हें? वांग जी ने कहा, भाई की कसम शियान, मैंने नाइफ को हाथ भी नहीं लगाया, सच बोल रहा हूँ, ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। विभूषण ने कहा, अच्छा तो मुझे जरा बताओगे आज तुमने क्या क्या किया? वांग जी ने कहा, मैंने आज साफ सफाई किया, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन भी धोया और कपड़े भी धोए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ शियान। विभूषण फिर से गुस्सा दिखाते हुए बोला, मना किया था ना मैंने तुम्हें, तुम कोई काम नहीं करोगे, फिर क्यों कर रहे थे? अभी अभी तो ठीक हुए हो। वांग जी ने मुंह फुलाकर बोला, मैं तो बस तुम्हारा ही मदद करना चाहता था। विभूषण ने कहा, ओके समझ गया, लेकिन हाथ कैसे कटा ये समझा नहीं। वांग जी ने विभूषण के सीने में अपना सर को रख दिया और बोला, छोड़ो ना शियान, तुमने मुझे कहा था अगर मैं तुम्हें बेबीज देता हूँ तो तुम मुझसे शादी करोगे। शादी कर लो ना शियान, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बेबी भी दूंगा। विभूषण ने कहा, मुझे बेबीज नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? क्या गुस्सा हो गए हो मुझसे? क्या मैं शादी के बारे में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए अभी तुम बेबीज के लिए मना कर रहे हो? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते मुझसे? विभूषण ने देखा वांग जी रो रहा है। विभूषण ने वांग जी के चेहरे को पकड़ लिया और बोला, ऐसा नहीं है बाबे, मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन सही टाइम आने के बाद। तुमसे बेबीज इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पता किया है, एक लड़के का प्रेग्नेंट होना अभी कोई नामुमकिन सी बात तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस बहुत सालों तक चलेगा और इन सारी प्रोसेस में दर्द और तकलीफ बहुत होती है और जान का भी खतरा होता है। और क्या लगता है तुम्हें, एक बच्चे के लिए मैं अपने प्यार को दांव में लगा दूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा वांग जी। अगर तुम्हें बेबीज चाहिए हम सरोगेसी कर लेंगे, ओके, लेकिन अभी नहीं, बाद में, हम दोनों थोड़ा और बड़ा हो जाए उसके बाद। वांग जी ने मुंह फुलाकर कहा, इतना बड़ा तो हो चुका हूँ और कितना बड़ा होना पड़ेगा? विभूषण ने कहा, 30 का। वांग जी ने कहा, ये ठीक बात नहीं है, हर टाइम तुम बस यही बोलते हो, 30 का हो जाओ फिर शादी करूंगा, 30 का हो जाओ फिर बच्चा लूंगा, ये सच में ठीक नहीं है। विभूषण ने कहा, देखो एक बच्चे से मैं इतना परेशान हूँ, अभी ये वाला बच्चा पहले बड़ा हो जाए उसके बाद ही मैं कोई और बच्चा लेने के बारे में सोचूंगा। अभी वांग जी ने हैरान परेशान होकर बोला, कहाँ है बच्चा, मुझे क्यों नहीं पता, तुम्हारे पास बच्चा है? विभूषण ने वांग जी को आईने के सामने खड़ा कर दिया और बोला, ये देखो मेरा बड़ा बच्चा, ये पहले बड़ा हो जाए उसके बाद मैं दूसरे बेबीज के बारे में सोच लूंगा। वांग जी ने झूठा गुस्सा दिखाया और अपना फेवरेट डायलॉग बोला, तुम बहुत बुरे हो। विभूषण पीछे से वांग जी के नेक में किस करते हुए बोला, हाँ मैं हूँ, लेकिन बस तुम्हारे लिए, विलेन जो हूँ तुम्हारा। संग संग वांग जी ने कहा, ये विलेन इस हीरो से शादी मनाएगा? विभूषण हंस पड़ा और साथ में वांग जी भी। विभूषण ने कहा, वांग जी तुम नहीं सुधरोगे, बोलकर वांग जी को अपने ओर घुमाकर बहुत प्यार से वांग जी को किस करने लगा। दोपहर को थोड़ी देर वांग जी के पास रहने के बाद विभूषण फिर से ऑफिस चला गया था, लेकिन रात को जब घर आया तो विभूषण के सामने फिर से दोपहर का नजारा ही चल रहा था। वांग जी सोफे पर बैठ के अपने हाथों में दवाई लगा रहा था, लेकिन अभी वांग जी रो रहा था। विभूषण अभी रोते हुए वांग जी को देखकर जल्दी से वांग जी के पास आने लगता है। विभूषण वांग जी के करीब आ पाता उससे पहले ही वांग जी विभूषण को देख लेता है और रोते रोते शियान के पास आ जाता है और बोलता है, शियान देखो ना, ये क्या हो रहा है, मेरे हथेली से खून आ रहा है, दर्द और जलन भी हो रहा है, अब क्या करूं? देखो जहाँ जहाँ कट लगा था अभी वहीं से खून आ रहा है। वांग जी क्या रो रहा था, वांग जी की हथेली को देखकर अब विभूषण भी रोने बैठ गया। विभूषण जल्दी से अपने प्राइवेट डॉक्टर को कॉल लगाता है और वांग जी की हथेली का एक पिक्चर भेज देता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया तो डॉक्टर ने स्क्रीन का डॉक्टर का नंबर दे दिया। विभूषण ने नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट ले लिया और सुबह ही जा पहुंचा वांग जी को लेकर। डॉक्टर ने वांग जी के हाथों को चेक किया, फिर वांग जी से बात भी किया और फाइनली वांग जी को क्या हुआ है ये उनको पता चल गया। डॉक्टर ने बताया ये एक तरह का एलर्जी है, इस एलर्जी की वजह से मिस्टर लैंजन के हाथों के जो लकीरें हैं उसमें कट बन गए हैं और ये जितना टाइम बीतेगा ये सभी कट और गहरा हो जाएगा। जैसे आपने बोला दोपहर को जब आपने देखा था उनके हाथों के रेखाओं में बस कट ही बना था हल्का हल्का, लेकिन जब आप रात को आए फिर देखा कि घाव इतना गहरा हो चुका है कि उससे खून भी आ रहा था। विभूषण ने कहा, लेकिन सर वांग जी को तो किसी भी खाने से एलर्जी नहीं है, फिर अभी ये एलर्जी कैसे हुआ? विभूषण ने वांग जी से कहा, तुमने बाहर का कुछ खाया था क्या, ऐसा कुछ जो तुमने पहले कभी नहीं खाया? वांग जी ने नाम में सर हिलाया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विभूषण मैं देख पा रहा हूँ आप मिस्टर लैंजन का बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलकर डॉक्टर ने बताया, मिस्टर लैंजन को डिटर्जेंट से एलर्जी है, शायद इन्होंने पहले कभी डिटर्जेंट वाला काम नहीं किया होगा इसलिए इनको पता ही नहीं था। इन्होंने कल शायद पहली बार डिटर्जेंट से काम किया होगा और इसलिए ही इनकी एलर्जी सामने आ गई। अब से अगर इनको डिटर्जेंट से कोई काम करना भी पड़े तो हाथ में ग्लव्स पहनकर ही काम कीजिएगा और जो दवाई मैं लिख कर दे रहा हूँ वो सही टाइम पर लीजिएगा और एक एंटीसेप्टिक क्रीम दे रहा हूँ उसे लगाइएगा। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वांग जी अभी विभूषण की गोद में बैठा हुआ था और वांग जी के दोनों हाथों में बैंडेज बंधा हुआ था और विभूषण वांग जी को अपने हाथों से खिला रहा था। वांग जी ने कहा, शियान अब गुस्सा छोड़ भी दो, कितनी बार तो बोला मैंने अब से घर का काम नहीं करूंगा। सॉरी बाबा, वैसे भी मेरे दोनों हाथ तो कोई काम के नहीं रहे, मेरा हर काम तो तुम ही कर देते हो और अब तो और भी अच्छा हुआ, अब और कुछ दिन तुम मेरे साथ भी रहोगे, घर में बैठकर ही ऑफिस का काम करोगे तो मेरा तो फायदा ही हुआ। अगर प्रेजेंट में कभी तुमने मुझे कहा भी जरा ये वाला काम कर दो, मैं अपने दोनों हाथ को खड़ा कर दूंगा। विभूषण ने कहा, वांग जी अपने बकर बकर को बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमने काम ही क्यों किया? अगर फिर से मैंने ऐसा कुछ देखा तो मुझसे बुरा। वांग जी ने बात को पूरा करने नहीं दिया और बीच में ही बोल पड़ा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही ना, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत बुरे हो। बोलकर खाना खाते खाते ही विभूषण के गालों पर झूठा किस करने लगा और फाइनली विभूषण के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ ही गया। इस दौरान विभूषण अपने मॉम से मिलने गया था। वांग जी से नहीं कहा था इस बारे में, विभूषण गया था अपनी शादी की बात करने। विभूषण दिल से चाहता था उसकी शादी में उसके मॉम डैड शामिल हो,
लेकिन विभूषण के लाख समझाने पर भी मिसेस वे नहीं मानी। लेकिन मिस्टर वे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जितनी बार भी मिस्टर वे वांग जी से मिले हैं उनको वांग जी बहुत अच्छा बच्चा लगा है। मिस्टर वे ने मिसेस वे के सामने ही कह दिया था शियान को, बेटा कोई आए ना आए तेरा बाप जरूर आएगा। विभूषण चाहता था उसकी शादी में उसके सारे अपने शामिल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब धीरे धीरे शादी की डेट भी नजदीक आने लगी। जिस डेट पे शियान वांग की मैरिज होने वाली थी उसी डेट पे एक बहुत बड़ा पूजा भी होने वाली थी। इसलिए शियान जब वांग जी के लिए और खुद के लिए शेरवानी खरीदा अपनी शादी के लिए, तो वांग जी को लगा शायद पूजा में पहनने के लिए खरीदा होगा। लेकिन थोड़ा तो डाउट हुआ ही था जब वांग जी ने देखा शेरवानी कोई नॉर्मल शेरवानी नहीं है और प्राइस भी बहुत ज्यादा ही हाई है। इसलिए वांग जी ने पूछ लिया शियान से, तुमने ये दोनों शेरवानी क्यों चूज किया? विभूषण ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, लाल वांग जी। क्यों पूछ रहे हो? विभूषण ने कहा, और वांग जी का मतलब क्या है? विभूषण ने कहा, राजकुमार। विभूषण ने कहा, और एक राजकुमार को कैसे कपड़े पहनना चाहिए? वांग जी ने हंसते हुए अपनी शेरवानी को दिखाते हुए बोला, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। विभूषण ने कहा, गुड, समझ गए लगता है। वांग जी ने कहा, फिर भी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? और बाबा और गगक के कपड़ों के सामने मेरा कपड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं हो जाएगा? शायद ये अच्छा नहीं लगेगा उनको। विभूषण ने कहा, माय लव, इसकी चिंता छोड़ दो, मैंने पहले ही सबके लिए ऑर्डर कर दिया था और अब तक तो तुम्हारे मायके में भी उनके कपड़े पहुंच गए होंगे। बांची बहुत ज्यादा ही खुश हो गया और विभूषण को टाइट करके हक कर लिया और बोला, आई लव यू सो मच, थैंक यू। विभूषण ने कहा, आई लव यू तक तो ठीक था, लेकिन थैंक यू ना बोलते तो भी चलता, क्योंकि मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। क्या तुम्हारा पैकिंग हो गया है? हमें कल निकलना भी है, तुम्हारे बाबा के घर जाना भी है, हम इस बार वहीं पर पूजा एंजॉय करेंगे। वांग जी ने कहा, शियान कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पैक करूं? बस थोड़ा सा मदद कर दो ना। विभूषण ने कहा, चलो। अब नेक्स्ट डे ही दोनों निकल जाते हैं वांग जी के घर के लिए। फिर जब वांग जी के घर में पहुंचते हैं तब स्वागत नहीं करोगे हमारा? विभूषण बोल जाता है, लेकिन आज पहली बार अपने होने वाले जमाई राजा को पीटने का कोई प्लान ही नहीं था लैंशिटन का। विभूषण ने अंदर आते हुए कहा लैंशिटन के कान में, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? लैंशिटन ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो, वैसे भी बहुत मुश्किल से बाबा को मनाया है तुम दोनों की मैरिज के लिए। मेरे बाबा को ज्यादा चिढ़ाना नहीं है इस बार, नहीं तो मुझे नहीं लगता शादी हो भी पाएगा तुम दोनों की। विभूषण ने कहा, एक बात तो अपने सुना ही होगा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। पहले की बात अलग थी, अभी तो मेरा वांग जी ही चाहता है मुझसे शादी करना। और शिचंगा प्लीज आप वांग जी के क्रिकेट बैट को पहले से छुपा कर रखिएगा, नहीं तो सरप्राइज पाने के बाद वांग जी शायद मेरा सर फोड़ दे उस क्रिकेट बैट से, क्योंकि ये शादी वाली बात को लेकर वांग जी काफी टाइम से परेशान है। अब जब सच्चाई पता चलेगा उसे तब समझ ही सकते हैं आप मेरा क्या हाल होगा। वांग जी तो अंदर जाकर अपने बाबा से बात करने में बिजी हो गया था, लेकिन अचानक वांग जी की नजर गई जियांग चैंग के ऊपर जो अभी किचन में खाना बना रहा था। वांग जी ने सोचा एक बार, बड़े भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर सोचा शायद शियान ने आने को बोला होगा एक साथ पूजा एंजॉय करने के लिए। विभूषण ने जब देखा जियांग चैंग को, सीधा पहुंच गया विभूषण चैंग के पास और धीरे से बोला, भाई अब यह क्या कर रहे हो? वांग जी को शक हो जाएगा। चैंग ने कहा, शादी की तैयारी में शिचंग की मदद कर रहा हूँ हम, बेचारे से अकेले में कुछ नहीं होता है ना इसलिए। पीछे से शिचंग ने कहा, झूठा कहेगा। चैंग देखता है पीछे मुड़कर शिचंग को। शिचंग कहता है, क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? मैंने कब बुलाया तुम्हें यहाँ? पता है शिया, 5 दिन पहले ही यहाँ आ गए थे नवाब और यहाँ डेरा जमा कर बैठ गए हैं और आकर यहाँ हुक्म पे हुक्म बजा रहे हैं मुझ पर। ये तुम्हारे घर में भी तो जाकर रह सकता था ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी इसको? पता है तब से मेरे गुरु में घुस कर बैठा है और मुझे वांग जी के कमरे में रहना पड़ रहा है। चैंग ने कहा, शिचंग दोस्ती में सब कुछ शेयर करना पड़ता है। शिचंग ने कहा, कौन दोस्त है? कौन दोस्त है तुम्हारा? विभूषण ने देखा ये दोनों अब रुकने नहीं वाले हैं। विभूषण तो हैरान हो रहा था ये देखकर लैन शिचंग भी कितना ज्यादा बोलते हैं। भाई किसका है ये तो देखना पड़ेगा ना, लैन वांग जी की ही तो भाई है। विभूषण वहाँ से चला गया वांग जी के कमरे में इन दोनों को अकेले छोड़कर। अभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के घर में याली और मिस्टर वे भी आए थे। सबको पता था यहाँ अभी एक सरप्राइज मैरिज होने वाली है, इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं बताया था वांग जी को। वांग जी को तो यही पता था नेक्स्ट डे पूजा है, इसलिए सभी आए हैं पूजा में शामिल होने के लिए। याली चैंग के कानों को पकड़ के उस रात लेकर चली जाती है मिस्टर वे के साथ उनके अपने घर में। आज वही रुकने वाले थे सब। अब नेक्स्ट डे न्यू ड्रेस पहन के वांग जी सबको दिखाता फिर रहा था। सब तारीफ कर रहे थे वांग जी के। पूरा 24 घंटे पूजा होने वाली थी, मतलब 12 बजे एक बार, फिर 3 बजे एक बार, ऐसे 3 घंटे बाद ही पूजा की मुहूर्त थी। आज विभूषण ने उपवास रखा था और पूरा दिन बिना खाए पिए पूजा भी करने वाला था। विभूषण ने कहा वांग जी से, वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, अभी कहाँ जाना है? थोड़ी देर बाद तो मंदिर जाने वाले हैं ना हम लोग। हैरानी की बात तो ये है इस बार तो भाई और बाबा भी जाने वाले हैं मंदिर। विभूषण ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम बस चलो, हम सही समय पर पहुंच जाएंगे मंदिर। इसके बाद विभूषण ने वांग जी की आंखों में एक पट्टी बांध दिया और जब वांग जी की आंखों की पट्टी को खोला गया, वांग जी कोर्ट रूम के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी ने हैरानी से पूछा, शियान कुछ हुआ है क्या? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? विभूषण वांग जी के कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, हम आज शादी करने वाले हैं। वांग जी ने ऐसे ही कहा, ओ अच्छा। फिर जाकर वांग जी के दिमाग में बात स्ट्राइक किया, शादी आज? वांग जी ने कहा, हमारी शादी? विभूषण ने हाँ में नोट किया और वांग जी को एक साइड पर देखने के लिए इशारा किया। वांग जी ने देखा वहाँ सभी घर वाले मौजूद है। वांग जी को अभी विभूषण ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया था। वांग जी और कुछ नहीं बोल पा रहा था। वांग जी और शियान ने वही पर रिंग पहनाई और शादी की। आज पूजा थी, कोर्ट बंद था, लेकिन ये स्पेशल मैरिज कोर्ट था जहाँ भी इन दोनों की शादी हो रही थी। शादी होने के बाद सभी ने दोनों को कांग्रेचुलेशन किया, लेकिन वांग जी को आज इतनी खुशी मिल गई थी, बिना मांगे ही वांग जी हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी मैराथन में भाग ले चुके थे विभूषण और लान वांग जी। विभूषण आगे था और लान वांग जी विभूषण के पीछे था। विभूषण की
कुटाई चल रही थी अभी, और विभूषण बार बार वांगजी के हाथ से छूट के भाग रहा था। विभूषण भी लाइक शादी करके फंस गया यार, अच्छा था मैं तो कुंवारा। वांगजी कह रहा था ऐसे शादी कौन करता है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने स्कूल टाइम में तुम्हें कहा था शादी से पहले मुझे बैचलर पार्टी करनी है, कितनी सारी प्लानिंग की थी मैंने, तुमने सब बिगाड़ दिया। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, हमेशा अपने मन की करते हो, बहुत बुरे हो तुम, इतने दिनों तक मुझे परेशान किया। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर सभी अभी हंस रहे थे इनके ऊपर। अब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण वांगजी को एक पेड़ के पीछे लेकर गया था और बोल रहा था मैंने सोचा था सरप्राइज मिलने के बाद मेरा वांगजी खुश होगा, मुझे शाबाशी देगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। वांगजी मैंने जो किया क्या उसकी वजह से मुझे तुम्हारे प्यार पकड़ के माफी मांगना चाहिए। वैसे भी मुझे सब शादी से पहले से ही जोरू का गुलाम ही बोलते हैं तुम्हारा। अब वांगजी थोड़ा सहम चुका था क्योंकि विभूषण के बातों को सुनकर लग रहा था विभूषण अभी मस्ती कर रहा है, लेकिन विभूषण की आंखें साफ साफ कह रहा था विभूषण अभी थोड़ा तो गुस्सा है, लेकिन उतना भी नहीं जो अभी इतने अच्छे दिन को अपने हाथों से बर्बाद कर दे। विभूषण ने कहा तुमने अभी जो भी किया है उसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा बाद में, आज पूजा है, उपवास है, इसलिए अभी के लिए तुम बच गए। अभी वांगजी का मुंह उतर चुका था पनिशमेंट के नाम सुनते ही। विभूषण ने कहा मुझसे अब से ज्यादा मत जरा करो वांगजी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा हस्बैंड मटेरियल हूँ। वांगजी मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हर वो खुशी देने की जो मैं दे सकता हूँ। अब जाकर वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल लौट आता है और वांगजी विभूषण को एक जादू की झप्पी दे देता है। फिर सभी मिलकर मंदिर चले जाते हैं जहाँ अभी सब पूजा में शामिल हुए थे। वांगजी और विभूषण ने इस मंदिर में आकर भी एक दूसरे को माला एक्सचेंज करके अपने रिचुअल के हिसाब से फिर से शादी करते हैं। आज विभूषण ने उपवास रखा था पूजा के कारण, तो आज तो विभूषण इंटीमेट बिल्कुल नहीं हो सकता था और इसी बात को लेकर वांगजी ने आज पूरा दिन विभूषण को चिढ़ाया भी। आज तो शियान वांग की फर्स्ट नाइट की 12 बज गई थी, बेचारा आज खाना तो दूर की बात है वांगजी को भी नहीं खा सकता था, लेकिन फिर भी विभूषण बहुत खुश था क्योंकि इतने शुभ दिन में दोनों ने शादी जो किया था इसलिए, और वांगजी तो सबसे ज्यादा खुश था। वांगजी ने शियान को हाथ करके कहा थैंक्स शियान, आई लव यू बोलकर किस करने ही जा रहा था। विभूषण ने रोक लिया और बोला ऐसा मत करो, आज नहीं। वांगजी को तो अब मौका मिल गया था विभूषण से बदला लेने की। आज पूरा दिन वांगजी ने विभूषण को दिखा दिखा के अच्छा खाना खाया, सबके साथ रंग की पार्टी की। ये सारा काम विभूषण को दिखा दिखा कर रहा था वांगजी, और विभूषण के साथ आज जानबूझकर हॉटी नॉटी बातें भी कर रहा था और विभूषण को परेशान करके मजा ले रहा था विभूषण की। वांगजी कब से आग में घी डाले ही जा रहा था, लास्ट में जाकर आग कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और आज के दिन भी विभूषण ने वांगजी के साथ कांड कर दिया। पहले तो विभूषण ने इंतजार किया, जिन्हें अपने घर जाना था वो सभी अपने घर चले गए और जिनको सोने जाना था वो अपने रूम में सोने चले गए। विभूषण भी अभी अभी पूजा करके लौटा था, रात के 10 बज चुके थे। वांगजी तो आज बहुत थक गया था। वांगजी ने कहा शियान प्लीज ना, मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, और 3 बार पूजा करनी बाकी है, मैं सो जाता हूँ, तुम अकेले ही जाकर कर लो। विभूषण ने कहा मैं भी यही सोच रहा था, तुमने तो उपवास नहीं रखा है, बुकर जो ठहरे, खामखा वहां जाकर क्या ही करोगे, तुम घर में ही रहो, आराम करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बोलकर शियान और वांगजी रूम में आ गए और विभूषण थोड़े टाइम के लिए लेट गया आराम करने के लिए। अभी 1 घंटे बाद फिर से मंदिर जाने का प्लान था विभूषण का, लेकिन वांगजी के अंदर का शैतानी कीड़ा फिर से जा गया और वांगजी बाज नहीं आया। विभूषण आराम कर रहा था और वांगजी अभी बार बार विभूषण को परेशान किया जा रहा था। विभूषण ने कहा वांगजी प्लीज आज के दिन ऐसा मत करो, तुम्हें पता है फिर मेरा भी मन होगा वो सब कुछ करने का, खामखा मेरी पूजा बर्बाद हो जाएगी। वांगजी ने इस बार कहा ओ तो तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी पूजा की ज्यादा चिंता हो रही है, पता है मैंने क्या क्या सोच कर रखा था हमारे लास्ट नाइट के लिए, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। विभूषण ने कहा वांगजी कल हम हनीमून में जा रहे हैं ना, जितना सारा प्लानिंग है तुम्हारे वो हनीमून के लिए संभाल के रख लो, हम लोग वही जाकर एंजॉय करेंगे, जितने सारे सपने सजाए हैं तुमने सब वही पूरा कर लेना। वांगजी मुंह बनाता है और बोलता है फिर भी फर्स्ट नाइट तो फर्स्ट नाइट ही होता है, तुम बहुत बुरे हो, जब मैंने पहले शादी किया था तब भी तुमने मुझे फर्स्ट नाइट मनाने नहीं दिया था और आज भी वही कर रहे हो। लो हो गया बंटाधार। हीरो ने फिर से विलन को बुलावा दे दिया अपनी पहली शादी की बात को छेड़कर। विभूषण ने कहा अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है वांगजी अगर उस रात मैं नहीं आता तो तुम सच में उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाते ना। वांगजी ने कहा हाँ क्योंकि तब वो मेरी वाइफ थी ना, मैं फर्स्ट नाइट उसके साथ ही मनाता। विभूषण के दिल में वांगजी ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी और विभूषण का दिल जलने लगा अंदर। विभूषण ने कहा वांगजी लो मैं मान गया, आज रात मैं तुम्हें इतना प्लेजर दूंगा कि तुम तुम्हारे फर्स्ट नाइट को कभी भूल ही नहीं पाओगे। वांगजी को क्या पता था ये सारी बात विभूषण के अंदर का विलन बोल रहा है। फिर विभूषण ने कहा बेबी जरा अपने आंखों को तो बंद करो, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। बेचारा मासूम वांगजी ने सोचा विभूषण शायद सच में कोई गिफ्ट देने वाला है, इसलिए वांगजी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिया गया था बेड के हेडबोर्ड पर और वांगजी विभूषण से बोले जा रहा था ये कैसा गिफ्ट है, मुझे नहीं चाहिए। विभूषण ने कहा गिफ्ट जो देता है वो अपनी पसंद का देता है, ना ही सामने वाले की पसंद का। मैंने इस गिफ्ट को स्पेशली हमारे हनीमून के लिए खरीदा था, सोचा था वही जाकर दूंगा तुम्हें, लेकिन जाने मन तुम्हें तो सब्र ही नहीं होता, इसलिए आज ही देना पड़ रहा है। वांगजी ने कहा नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, ये सब अपने पास ही रखो। वांगजी और भी कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन विभूषण ने वांगजी के मुंह के अंदर एक बेल्ट लगा हुआ बॉल पहना दिया। अब वांगजी रो पड़ा और अपने सर को नामे हिलाने लगा। विभूषण ने कहा मुझे लगता है अभी तुम शायद मुझसे माफी मांगना चाहते होगे, लेकिन वांगजी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिस वजह से तुम मुझसे माफी मांगोगे, वो तो तुम्हें ही आज रात को एंजॉय करना था, अभी मैं उसी का इंतजाम करके यहाँ से जा रहा हूँ। ओके सॉरी आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा बेबी, बोलकर वांगजी के लिटिल लायन को एक टॉय गिफ्ट कर देता है और उस टॉय का वाइब्रेटर ऑन करके बाथरूम में नहाने चला जाता है। फिर नया कपड़ा पहन के वहाँ से वांगजी को तड़पते हुए छोड़कर
चला जाता है मंदिर के लिए। आज वांगची ने एक सबक तो सीख लिया था कि विभूषण को अगर ज्यादा परेशान करेगा तो विलेन एंट्री ले लेगा, और अगर विलेन ने एंट्री ले लिया वांगची को ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगा। अब हमें सुबह 6:30 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण पूरी पूजा खत्म करके वापस लौटा था। विभूषण ने देखा वांगची अभी रो रहा है, वांगची का पूरा बॉडी लाल हुआ पड़ा है और कांप रहा है और पूरा बेड यहाँ तक कि वांगची भी पूरा का पूरा मेसी हालत में है। विभूषण ने दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े को खोलते खोलते आगे आया और फिर जो वाइब्रेटर ऑन करके गया था उसे ऑफ कर दिया। फाइनली वांगची के सांस में सांस आई, लेकिन वांगची कुछ समझ पाता, खुद को स्टेबल कर पाता। विभूषण ने जल्दी से एंट्री मार दिया वांगची के अंदर। वांगची बस नाम में सर को हिला रहा था। ये देखकर विभूषण ने इंटीमेट होते होते कहा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? वांगची ने हाँ में सर हिलाया तो विभूषण ने वांगची के मुंह से वो बॉल निकाल दिया और बोला बोलो। वांगची बोलने जा रहा था, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन उससे पहले ही विभूषण ने कहा, वांगची अभी मेरा मूड ऑफ करने वाली बात नहीं बोलना तुम, पर जितना हर्ट करना था कर चुके हो मुझे, आज और नहीं। अभी बस मैं तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना चाहता हूँ और दूसरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वांगची ने अपना चेहरा फेर लिया विभूषण से। विभूषण ने कहा, तुम्हें हर्ट हो रहा है मेरी बातों से? वैसे ही मुझे हर्ट कर रहा था कल तुम्हारी बातें। वांगची अपनी खैर चाहते हो तो आगे से कभी भी अपने पहले शादी वाली बात तो मेरे सामने मत बोलना। वांगची ने कहा, तुम उस बात के लिए गुस्सा हो? विभूषण ने कहा, तुमने क्या सोचा था? वांगची ने कहा, मैं तुम्हें परेशान कर रहा था इसलिए तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने यही सोचा था। विभूषण ने कहा, वांगची इतना जान लो तुम मुझे कभी तुम परेशान नहीं करते और ना ही तुम्हारी बातों से मैं परेशान होता हूँ। उल्टा मैं तो हमेशा चाहता हूँ तुम हर टाइम मुझे परेशान करो। मुझे बस कल की वो तुम्हारी पहले शादी वाली बात पसंद नहीं आया था। वांगची ने कहा, शियान मेरे अंदर जान नहीं बचा है अभी और नहीं कर सकता, छोड़ दो प्लीज। विभूषण ने कहा, जो शुरू किया है इसे खत्म कर दो, बस एक बार करूंगा ओके। विभूषण ने उस दिन अपनी बात रखी थी, एक बार ही किया था, फिर वांगची को पूरा दिन रेस्ट करने दिया था। शाम को जियान चैंग आता है, तब शियान और वांगची हनीमून के लिए निकल रहे थे। शियान ने कहा, भाई शीजे कहाँ है? आपके साथ ही तो गई थी ना? चैंग ने कहा, शीजे ने तुम्हें बताया नहीं? शीजे तो आज सुबह ही निकल गई थी अपने घर के लिए। विभूषण के वेस्ट निकल गए। शियान ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? मुझे बिना बताए ऐसे चली गई। चैंग ने कहा, मैंने पूछा था लेकिन शीजे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, वो संभाल लेंगे। और शीजे जिस रूम में कल रुकी थी उस रूम के डस्टबिन से एक पेपर मिला है। मेड जब गई थी सफाई करने उसे मिला, उसने सोचा जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इसलिए मुझे दिया। विभूषण ने उस पेपर को पढ़ा, वांगची ने भी पढ़ा और हनीमून कैंसिल करके दोनों निकल पड़े अपने भाई की ड्यूटी निभाने। जब यानली के घर पहुंचे तब यानली और जिन जिशियन बहसबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच विभूषण और लानवांगी घुस गए और दोनों भिड़ गए जिन जिशियन से। यानली पीछे से बोले जा रही थी, भाई मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों आज यहाँ क्या कर रहे हो? हनीमून मनाने नहीं गए? यानली को तो ये तीनों का सर फोड़ने का मन कर रहा था, कोई भी बात नहीं मान रहा था उसकी। फाइनली विभूषण ने बोला, नहीं मैं और नहीं रहने दूंगा शीजे को आपके पास। यानली ने मन में कहा, हे भगवान कैसा भाई दे दिया है मुझे, हमेशा रेडी रहता है हम पति पत्नी को अलग करने के लिए। और वहाँ भी यही विभूषण लेकर चला गया अपने जंगल वाले घर में यानली को। जिन जिशियन भी चिढ़ चुका था, यानली के जाते टाइम कुछ नहीं बोला था, बस इतना बोला था, जा रही हो अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाओ। लेकिन विभूषण ने कहा, इन बच्चों में आपका खून दौड़ रहा है, मैं नहीं रखूंगा इन्हें अपने पास, आप ही रखिए अपने पास अपने बच्चों को। और घर से बाहर निकलते ही यानली को कहा विभूषण ने, शीजे कुछ दिन के लिए इन बच्चों के साथ इन्हें छोड़ दीजिए, इनको भी तो पता चलना चाहिए ना आप दिन भर करती क्या है। वांगची अभी बहुत हंस रहा था जिन जिशियन का क्या होगा ये सोच के। यानली ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो, अपने हनीमून पे क्यों नहीं गए हो घूमने? विभूषण ने उस पेपर को आगे बढ़ा दिया और बोला, शीजे पूरी बात बताइए मुझे। यानली ने कहा, ठीक है पहले घर चलो उसके बाद बताती हूँ। तीनों जब घर पहुंचे उसके बाद यानली ने कहा, इस पेपर की वजह से तुमने और वांगची ने इतना नाटक किया आज, हे भगवान मारूंगी तुम दोनों को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जिशियन ने बिजनेस के लिए मेरे नाम पर लोन लिया था और लोन चुका भी रहे थे, लेकिन कोरोना के टाइम के बाद सबकी हालत टाइट थी, किसी ने लोन नहीं चुकाया। तुम्हारे जीजाजी ने कहा था उन्हें टाइम लगेगा, वो बात कर लेंगे बैंक के मैनेजर से, उन्होंने किया भी, उल्टा फिर बैंक वालों ने और लोन देने की बात कर रहे थे उनको, तो उन्होंने मुझे बोला लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं अपने नाम पर इतना बड़ा लोन नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने तो अभी पहले का सारा लोन चुका भी दिया है, मैं और लोन लेना नहीं चाहती हूँ अपने नाम पर, इसी वजह से वो मुझे मना रहे थे आज, और तुमने तो उनकी एक भी नहीं सुनी। विभूषण ने कहा, और मैं क्यों सुनूं भला, आपके नाम पर लोन लिया था तो बैंक वाले आकर आपको ही परेशान करते थे ना। आप ये सोचिए क्या ये ठीक बात है? मैं कभी भी वांगची के नाम पर कोई लोन नहीं लूंगा। यानली ने कहा, शियान बच्चा तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है, तुम अमीर हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरे ससुराल वाले मिडिल क्लास है। विभूषण ने कहा, मिडिल क्लास फैमिली हो तो क्या अपने दम पर करे ना। यानली को पता था अभी शियान यानली की बातों को नहीं सुनेगा, इसलिए रात को अपने हस्बैंड को मैसेज करके बता दिया, कुछ महीनों के लिए मुझे भूल जाओ, ब्रेकअप कर लो। जिन जिशियन ने भी मैसेज में लिखा, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे भाई, तीनों भाई बहन कम थे क्या? अभी तो और एक नया भाई जुट गया है मेरा खून पीने के लिए। जिशियन अभी वांगची की बात कर रहा था, लेकिन बस 5 दिन ही गुजरे थे, यानली परेशान हो चुकी थी, सब मिलकर टॉर्चर जो कर रहे थे यानली के ऊपर। उधर जिन जिशियन पूरी रात कॉल करके बात करता था और यानली को पटाने की कोशिश करता था। यानली कहती थी, इतना इफेक्ट मेरे भाई को पटाने में लगा, फिर देखकर मैं आ जाऊंगी। जिन जिशियन मर जाएगा बिना वाइफ के हाथ का खाना खाकर, लेकिन बुशियन को ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिन में भी 10 बार कॉल आता था जिन जिशियन की, बच्चों को दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करता था। इधर यानली भी बेचैन हो रही थी अपने बच्चों से दूर रह के। यानली जब भी घर जाने की बात करती थी विभूषण अपने कानों में लॉक लगा लेता था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था तब। और इधर सबसे मुश्किल वाली बात थी, विभूषण यानली और वांगची को एक भी काम नहीं करने देता था। वांगची तो मजे में था, लेकिन यानली को ये सभी बात अच्छा नहीं लग रहा था। शियन कभी भी खाली नहीं बैठता था, हर टाइम उसको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता था, और उसके ऊपर तो ऑफिस का काम भी था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए।
याद है मैंने एक ऑनलाइन आंटी के बारे में बताया था जो फैन फिक्शन सुनाती थी विभूषण के साथ। उस ऑनलाइन आंटी की बहुत जमती थी। विभूषण ने काफी बार कई तरीकों से मदद भी किया था उनको, लेकिन एक बार उनके चैनल में जब वो लाइव आई थी, विभूषण उस आंटी की लाइव देख रहा था और कमेंट कर रहा था, और तभी उस आंटी के कुछ खास चमचियों ने बड़ी बदतमीजी से कुछ बातें किया। कारण था विभूषण ये था, सब विभूषण को एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे जो विभूषण को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फैन फिक्शन वाली आंटी देख पा रही थे, सब मिलकर विभूषण को परेशान कर रहे थे और विभूषण गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने उस दिन विभूषण का साथ नहीं दिया, उल्टा अपने सभी चमचियों का साथ दिया था। केकेपीआई कही कि खुद बीएल फैन सुनाती है, पैसा कमाती है, लेकिन एक गे बॉय का मजाक उड़ाती है। विभूषण को उस दिन पता चल गया था, भाई भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा, जिसकी भी तुम मदद करोगे बिना शर्त की वही इंसान बम्बू लेकर तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। विभूषण जब गुस्सा होकर लाइव छोड़कर चला गया तो पीपू आंटी आई थी मैसेज में बात करने विभूषण को मनाने। विभूषण ने पीपू आंटी को माफ कर दिया था क्योंकि विभूषण उनको अपनी बड़ी बहन जैसे मानते था। अब कुछ दिनों बाद विभूषण आज घर में नहीं आने वाला था दोपहर को, तो जब कॉल पर बात हुई तो यालिनी ने कहा तो आज मैं खाना बना लेती हूँ। विभूषण ने कहा था शीरी आज 2 बजे माल की डिलीवरी होने वाला है, मैं यहीं पर खाना खा लूंगा, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। यालिनी ने कहा मांझी को बताया तुमने? विभूषण ने कहा हाँ पहले उसको ही बताया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। यालिनी ने कहा जो रुका गुलाम, फिर फोन काट दिया। दोपहर को 2 बजे माल आ गया था। अब उसके बाद विभूषण को खाना खाना था, लेकिन उसे चेक करना था वांजी ने खाना खाया है या नहीं, तो विभूषण ने कॉल लगा दिया। खाना खाते खाते वीडियो कॉल पर विभूषण ने देखा वांजी बेड पर शिनचैन वाला टरी को लेकर बैठा है मुंह फुलाकर। गुस्सा है वांजी आज। विभूषण को कहा था वांजी ने आज उसे आना है शियान के साथ ऑफिस, लेकिन शियान ने मना कर दिया था और बोला था नई जगह है शीजो के लिए, अकेला मत छोड़ो शीजो को। नेट स्लो चल रहा था, इस वजह से वीडियो कॉल काट गया था। विभूषण खाना खाकर होटल से निकलता है तो उसे ई दिखाई देती है जो उसी को देखे जा रही थी। विभूषण एक स्माइल देकर ई के पास जाने लगा, लेकिन ई जल्दी से अपने बाइसाइकिल में बैठकर भाग गई। अभी ई रो रही थी क्योंकि हाल ही में ई को पता चल गया था विभूषण ने शादी कर लिया है अपने उसी बॉयफ्रेंड से। ई को जाते हुए देखकर शियान एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने ऑफिस चला आता है। ऑफिस में जाकर अपने रूम में बैठा ही था, विभूषण का फोन बजने लगा। विभूषण ने देखा वांगजी का कॉल आया है। विभूषण ने कॉल उठा लिया। उधर से डरी हुई आवाज से वांगजी ने कहा अभी घर आ जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। विभूषण ने कहा क्यों, क्या हुआ? और तभी विभूषण के कान में एक आवाज आती है बिजली कड़कने की। विभूषण समझ जाता है वांगजी को पैनिक अटैक आया है। विभूषण अभी वांगजी को समझा रहा था डरो नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम वहीं पर बेड पर चुप करके बैठो। लेकिन वांगजी अभी विभूषण की एक भी बात नहीं सुन रहा था, बस एक ही बात बोले जा रहा था आ जाओ मेरे पास, आ जाओ प्लीज, डर लग रहा है। विभूषण का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि बहुत दिनों बाद वांगजी को पैनिक अटैक आया है। विभूषण जल्दी से कॉल काट के शुयांग और मिंगाओ को काम संभालने को बोलकर निकल जाता है अपने बाइक को लेकर। आज विभूषण भूल गया था जल्दी जल्दी में हेलमेट लेना। विभूषण आधे रास्ते से ज्यादा रास्ता पार कर चुका था कि जोर के हवा चलने लगी, तूफान आ चुका था। विभूषण के आंखों में धूल जा रही थी, इसलिए विभूषण को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी बाइक चला रहा था क्योंकि उसे अभी वांगजी के पास पहुंचना था। वांगजी और शियान दोनों ही पैनिकनेस से भूल चुके थे कि वांगजी अभी घर में अकेला नहीं है, यानी भी उसी घर में मौजूद है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विभूषण जल्दी जल्दी वांगजी के पास आना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं विभूषण को पता था वांगजी की इस हालत के जिम्मेदार विभूषण खुद है। विभूषण बाइक लेकर एक रास्ते के साइड से जो कच्चा रास्ता उसके घर की तरफ जाता है उस रास्ते की ओर घुमा ही था, लेकिन तभी एक 10 चक्के वाला ट्रक आकर विभूषण के बाइक को टक्कर मार देता है। विभूषण कच्चे रास्ते के एक साइड में गिरता है बाइक के साथ। आंधी तूफान शुरू हो चुका था, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका था और सीधा निकल गया था वहां से। कौन एक जिंदगी के बदले खुद को रिस्क में डालना चाहेगा, फंस तो जाएगा। इधर विभूषण के सर पर बुरी तरह से चोट लगी थी, काफी खून बह रहा था। विभूषण की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। विभूषण की आंखों के सामने अभी वांगजी के साथ बिताए गए प्यारे प्यारे पल घूम रहे थे। आखिर में विभूषण के कानों में वांगजी की आवाज आ रही थी शियान जल्दी आ जाओ प्लीज, शियान मुझे डर लग रहा है। उस टाइम विभूषण बस इतना बोल पाया था बोबो डरना मत, मैं आ रहा हूँ। ये बोलने के साथ साथ ही विभूषण की आंखें वहीं पर बंद हो चुकी थी। चलिए आज द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान 1 फैन फिक्शन के फर्स्ट सीजन का लास्ट पार्ट सुनाकर यही खत्म करती हूँ। और फर्स्ट सीजन आप सभी को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाय बाय लवर्स, टिंग टिंग।